अच्छा भैया, कल हमने क्या डिस्कस कर लिया था, मैं थोड़ा सा रिवाइज करा रहा हूँ बस। हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी किसकी, नॉन मेटल की। तो सबसे पहले हमने क्या देखा था कि जब भी हम किसी भी नॉन मेटल को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हैं तो या तो हमेशा एसिडिक ऑक्साइड बनेगा, या तो हमारा क्या बनेगा, एसिडिक ऑक्साइड बनता है, या फिर हमारा न्यूट्रल ऑक्साइड बनता है। ठीक है। तो देखो पहला क्या है, कार्बन है। कार्बन को हमने ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया तो क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना। ये एक एसिडिक ऑक्साइड है। हम भैया प्रूव कैसे करेंगे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि यही जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जब हम इसे पानी में मिला देते हैं तो हमारा क्या बनता है, कार्बोनिक एसिड बनता है। तो यहाँ से ये समझ में आ जाता है कि भैया ये जो था आपका नॉन मेटल ऑक्साइड, ये हमारे पास क्या था, एसिडिक ऑक्साइड था। ऐसे ही देखें यहाँ पे हमारे पास अगला क्या था, सल्फ़र। जब भी हम ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हैं तो हमारा क्या बनता है, सल्फ़र डाइऑक्साइड बनता है। ये हमारा एसिडिक ऑक्साइड होता है। कैसे होता है, तो नॉर्मल सी बात है कि जब भी हम इसे पानी से मिलाते हैं तो हमारा क्या बनता है, सल्फरस एसिड बनता है। ये एक एसिड होता है, वीक एसिड होता है। ठीक है। तो ये दोनों ही जो है मिनरल एसिड है और वीक एसिड है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कल। और यहाँ पे भैया इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है कि यहाँ पे भैया बर्नर से सल्फ़र में आग लगाई है बेसिकली। सल्फ़र भैया यहाँ पे ऑटोमेटिकली बर्न हो रहा है, तो यहाँ पे जो गैस कलेक्ट होगी वो सल्फ़र डाइऑक्साइड की गैस कलेक्ट होती है। ठीक है। और जब भैया हम इसे पानी से मिला देते हैं इसमें, तो बेसिकली ये हमारा सल्फरस एसिड हो जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड नहीं है, सल्फरस एसिड है, ये वीक एसिड होता है। तो बस यहाँ पे हमने ये देखा था। तो याद रखिएगा कि जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और जो हमारी सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, ये हमारे पास नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं। ठीक है। और ये भैया जब हम इन्हें गीले यानी भैया वेट लिटमस पेपर पे लाते हैं टच में, तो भैया उसको वो ब्लू से रेड कर देते हैं। ठीक है। इसके बाद भैया हमने देखा था कुछ न्यूट्रल ऑक्साइड होते हैं। अच्छा हाँ, एक चीज़ और है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास एसिडिक ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड भी एसिडिक ऑक्साइड है। ठीक है। अच्छा, और ये जो होता है फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड, ये भी हमारे पास एसिडिक ऑक्साइड होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, 3 आपके सिलेबस में है। इसके बाद भैया हमने देखा था कुछ न्यूट्रल ऑक्साइड होते हैं। ठीक है। न्यूट्रल ऑक्साइड जैसे आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है, वाटर है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है, और अगला हमारे पास क्या है, डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। ये सभी क्या होते हैं, न्यूट्रल ऑक्साइड होते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारे पास कार्बन है यानी नॉन मेटल है। जब भी हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमारा क्या बनता है, या तो एसिडिक ऑक्साइड या फिर न्यूट्रल ऑक्साइड। याद रखिएगा, बेसिक ऑक्साइड नहीं बनता है। बेसिक ऑक्साइड कब बनता है, जब हम मेटल की रिएक्शन कराते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे हमारे पास क्या बनना है, न्यूट्रल ऑक्साइड बनना है, जो कि कार्बन मोनोऑक्साइड है। यानी जब हम इसे पानी में मिलाएंगे तो कोई भी एसिड नहीं बनेगा। इसी तरीके से भैया यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन है। जब भी हम ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है, हमारा वाटर बनता है। ये भी हमारा क्या होता है, न्यूट्रल ऑक्साइड होता है। ठीक है, सारी चीज़ें बेसिक बताई हैं। इसके बाद मैंने आपको बता दिया था कल कि जो भैया हमारे नॉन मेटल्स होते हैं वो पानी से रिएक्ट नहीं करते, क्योंकि भैया पानी से रिएक्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होना ज़रूरी है। ठीक है। तो भैया जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं, ना कि ट्रांसफ़र करते हैं। इसलिए भैया नॉन मेटल की पानी से रिएक्शन नहीं होती है। इसी तरीके से भैया यहाँ पे याद रखिएगा, नॉन मेटल जो होते हैं उनकी भैया हमारी डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन नहीं होती है, यानी एसिड से रिएक्शन नहीं होती। क्यों, क्योंकि भैया एसिड में रिएक्शन करने के लिए वहाँ पे पॉजिटिव आइंस और नेगेटिव आइंस होते हैं, बेसिकली इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है। लेकिन भैया जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं, ना कि ट्रांसफ़र। तो इसलिए भैया बेसिकली ये रिएक्शन नहीं करते हैं। अच्छा, और कोई बताने वाली बात नहीं है आपको। अगला है यहाँ पे फोर्थ वाली जो है, शायद हम यहाँ से कल हमने यहाँ तक ख़त्म कर लिया था मेरे अंदाजे से। तो अगला क्या है, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स, यानी जब भी हम नॉन मेटल को सॉल्ट सॉल्यूशन से रिएक्ट कराते हैं। ठीक है। तो जो भैया लीस्ट रिएक्टिव होता है उसको डिस्प्लेस कर देता है मोर रिएक्टिव मेटल। तो यहाँ पे यही है, नॉन मेटल सॉरी, कि मोर रिएक्टिव नॉन मेटल डिस्प्लेसेस ए लेस रिएक्टिव नॉन मेटल इन फ्रॉम इट सॉल्ट सॉल्यूशन। यानी भैया देखो जरा चेक कर लो, ये हमारे पास एक सॉल्ट सॉल्यूशन है, सोडियम ब्रोमाइड है, एक क्लोरीन हमारा नॉन मेटल है। तो देखिएगा जो ब्रोमाइड है वो कम है, ब्रोमीन यानी एक तरीके से कम रिएक्टिव होता है, क्लोरीन ज़्यादा होता है। तो भैया क्लोरीन जो है ब्रोमाइड को यानी ब्रोमीन को लात मार देगा, उसको डिस्प्लेस कर देगा और उसकी जगह आके बैठ गया है, देखिए NaCl। और बेचारा हमारा जो ब्रोमीन है वो अलग हो गया है। ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि जो नॉन मेटल मोर रिएक्टिव होते हैं वो लीस्ट रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देते हैं। अच्छा चलिए, मैडम बता रही है, मैडम बहुत बढ़िया।
तो याद रखिएगा यहाँ पे हमारे पास क्या था कि जब जो मोर रिएक्टिव नॉन मेटल होते हैं वो लीस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल को यहाँ पे आपका डिस्प्लेस कर देते हैं, ठीक है। ये भी एक तरीके से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही है, आप बोल सकते हैं। इसके बाद भैया हमारे पास क्या है, जब भी भैया हम नॉन मेटल्स को जब भी हम क्लोरीन से रिएक्ट करते हैं तो भैया क्या होता है, कोवलेंट क्लोराइड बनता है, ठीक है। और याद रखिएगा नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, यानी इनमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है। देखिए अब जरा सा इसका मतलब क्या है कि बेसिकली यहाँ पे खुद सोचिएगा, जब भी हमारे नॉन मेटल कंबाइन होते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, ठीक है। तो यहाँ पे यही है H2 + Cl2, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनना है, हाइड्रोजन क्लोराइड, यानी यहाँ पे गैस बन रही है, यहाँ पे एसिड नहीं है, ये याद रखिएगा। ये हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है, ना कि एसिड। अच्छा मैडम, आपको पता कैसे चलेगा कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है? मैडम आपको नहीं पता चलेगा, वो जो आप साइंटिस्ट बनेंगे तब आपको पता चलेगा कौन रिएक्शन कितनी फास्ट हो रही है। बेसिकली आप इस तरीके से समझ लीजिएगा मैडम कि जो ज़्यादा रिएक्शन फास्ट हो रही है तो वो ज़्यादा रिएक्टिव है, और जो कम है वो कम रिएक्टिव है, जिसमें स्लो रिएक्शन हो रही है। और वैसे तो आप जब इसमें केमिस्ट्री में अगर आप आगे लेती हैं, 12th में केमिस्ट्री, फिर आप BSc में केमिस्ट्री लेती हैं, ठीक है, तब आपको सब चीज़ें धीरे धीरे पता चलती जाएंगी। हाँ मैडम, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, चिंता ना करें। और वैसे आपके लिए तो जो है वो चार्ट बना दी गई है, ठीक है, रिएक्टिविटी चार्ट, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कौन ज़्यादा रिएक्टिव है कौन कम है, क्योंकि आप बस अभी 10th क्लास में तो हो, तो अभी तो आपकी बस केमिस्ट्री की शुरुआत हो रही है। अच्छा, तो यहाँ पे याद रखिएगा कि जब भी हम नॉन मेटल को क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, कोवलेंट क्लोराइड बनते हैं। याद रखिएगा इसमें कोई भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती, क्योंकि ये गैस है, ये अभी एसिड नहीं बना है। तो जब हम इसको पानी देंगे तब ये एसिड बनता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे ये बोला गया है कोवलेंट क्लोराइड्स होते हैं। कोवलेंट का मतलब है जहाँ पे शेयरिंग हो। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं ये, और कोई डाउट भी है पूछ लीजिए, कोई वो दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अगला है हमारे पास फास्फोरस है, ठीक है। फास्फोरस को जब हम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो क्या बन रहा है, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। ये भी हमारे पास क्या है, कोवलेंट क्लोराइड है। बस इतना सिंपल सी पॉइंट है। अच्छा, आगे क्या है यहाँ पे, अगर आप फास्फोरस की जगह कार्बन ले लीजिए, कार्बन भी एक नॉन मेटल होता है, क्लोरीन के साथ रिएक्शन करा दीजिए तो हमारे पास क्या बनता है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, यानी CCl4 बनता है, ठीक है। इसमें भी भैया कोई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है, यहाँ पे साफ साफ बोल रहे हैं। तो याद रखिएगा जो नॉन मेटल होते हैं कोवलेंट क्लोराइड्स होते हैं भैया, बिकॉज दे कैन नॉट गिव इलेक्ट्रॉन टू क्लोरीन एटम टू फॉर्म क्लोराइड आइंस, ठीक है। बस यहाँ पे साफ साफ बोला गया है कि यहाँ पे भैया कोई आइंस नहीं होती, क्योंकि दोनों नॉन मेटल थे तो वहाँ पे शेयरिंग होती है, तो इसीलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, कोवलेंट क्लोराइड्स बोलते हैं। हाँ मैडम बताइएगा, शीतल जी क्या दिक्कत है, आराम से पूछ लीजिएगा। और शैलजा जी आपको पता ही चल गया होगा, तो बेसिक चीज़ तो बस यही है कि जो जल्दी रिएक्शन हो रही है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है, और जो स्लो रिएक्शन हो रही है वो हमारा कम रिएक्टिव है, वरना तो आपको पता चल ही जाएगा। सर नॉन मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते। हाँ मैडम, अभी आपको बताया था मैडम, देखिए ये रहा, हाँ कहाँ गया हमारा मैडम, ये लिखा हुआ नॉन मेटल जो है डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। क्योंकि भैया जब भी हमारे पास एसिड होते हैं, यानी एसिड में आइंस होती है मैडम, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है वहाँ पे, ठीक है। लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बनते हैं, रिएक्शन करते हैं, ना कि ट्रांसफ़र से। इस कारण जो है नॉन मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं मैडम, ठीक है। और कोई दिक्कत हो बता देना। जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि अगर आप कोई भी नॉन मेटल जैसे कि कार्बन है, सल्फ़र या फॉस्फोरस जो है, किसी भी एक टेस्ट ट्यूब में डालते हैं, रखते हैं, जिसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रखा हुआ है या डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रखा हुआ है, तो कोई भी हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगी। कोई भी हाइड्रोजन गैस नहीं निकल रही, इसका मतलब है कोई भी रिएक्शन नहीं हो रही है। बस यहाँ पे ये बताने वाली बात है। और कोई दिक्कत हो बता देना। और यहाँ पे लिखा भी हुआ है जो नॉन मेटल्स होते हैं वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाते एसिड में से, इसलिए कोई भी रिएक्शन नहीं हो पाती है। शीतल जी क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट हो बता देना। अच्छा, तो यहाँ तक मैंने आपको बता दिया, ये भी आपको मैंने बता ही दिया। इसके बाद हमारे पास क्या है भैया, जब भी हम नॉन मेटल को हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमारा क्या बनता है, कोवलेंट हाइड्राइड्स बनता है, ठीक है। कोवलेंट का मतलब है शेयरिंग करके, ट्रांसफ़र करके नहीं, ठीक है। तो ये कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं।
इनके बारे में आगे भी डिस्कस करेंगे। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, सल्फ़र है। इन दोनों को जब हम कंबाइन कर देते हैं तो भैया हमारे पास क्या बनता है, हाइड्रोजन सल्फाइड बनता है। ठीक है, बस। और इसकी जो स्मेल होती है, याद रखना हाइड्रोजन सल्फाइड की, वो हमारे रॉटन एग्स यानी जो आपके ख़राब अंडे हैं सर, ठीक है, तो इनकी जो स्मेल आती है उस जैसी इसकी स्मेल होती है हाइड्रोजन सल्फाइड की। ठीक है, अच्छा ये पॉइजनस गैस होती है। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है अंडों के आँखें। तो याद रखना कहीं भैया रॉटन एग की स्मेल आ जाए तो आप याद रखिएगा क्या है वहाँ पे, हाइड्रोजन सल्फाइड है। हाइड्रोजन सल्फाइड इज़ ए पॉइजनस गैस। ठीक है, और इसकी जो स्मेल होती है वो रॉटन एग्स जैसी होती है। बस ये सिंपल है, याद रखिएगा। अगला है हमारे पास क्या है, जब भी हम भैया हम नाइट्रोजन से रिएक्शन कराइए हाइड्रोजन की, तो भैया हमारा क्या बनना है, अमोनिया बन रहा है। ये हमारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद रखना। तो नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, भैया आयरन यहाँ पे कैटालिस्ट का काम कर रहा है, तो क्या बनता है, अमोनिया बनता है। ठीक है, अमोनिया बेसिकली क्या है, कोवलेंट हाइड्राइड है। कोई भी डाउट हो पूछ लीजिएगा। याद रखिएगा ये भी जो कोवलेंट हाइड्राइड्स होते हैं, ठीक है भैया, ये भी अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन नहीं निकालते हैं, इसीलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, कोवलेंट हाइड्राइड्स बोलते हैं। ठीक है, और कोई दिक्कत हो पूछ लेना। इनके पास कोई भी आयन नहीं होती, देसी भाषा में हम ये बोल सकते हैं। अब भाई यहाँ पे कंपैरिजन है बस, और कोई डाउट हो पूछ लीजिएगा। पहला कंपैरिजन क्या था कि ये मैल्यूएबल होते हैं, ये हमारे ब्रिटल होते हैं। ठीक है, ये डक्टाइल होते हैं, ये हमारे ब्रिटल होते हैं। ये भैया गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ये भैया बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, नॉन मेटल हमारे। ठीक है, इसमें एक्सेप्शन हमारा ग्रेफाइट था जो कि गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। जो मेटल होते हैं उनमें भैया शाइनी सरफेस होती है, लश्रस होते हैं। नॉन मेटल भैया हमारे डल होते हैं, इसमें एक्सेप्शन क्या था, आयोडीन था, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। भैया इसमें सभी जो होते हैं मेटल्स वो सॉलिड होते हैं, एक्सेप्शन हमारा भैया मरकरी था। मरकरी इकलौता है जो लिक्विड होता है। जो नॉन मेटल होते हैं वो सभी स्टेट में पाए जाते हैं, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैस में भी। मेटल्स जो होते हैं स्ट्रॉन्ग होते हैं, टफ होते हैं, एक्सेप्शन सोडियम और पोटेशियम था। नॉन मेटल भैया हमारे स्ट्रॉन्ग नहीं होते, टफ भी नहीं होते हैं। ठीक है, कोई डाउट हो पूछ लीजिएगा इसमें। ये भैया हमारे बीच किसके बीच में रिएक्शन वो है, डिफरेंस बिटवीन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, याद रखिएगा मेटल और नॉन मेटल के बीच में किसके क्या डिफरेंस है भैया, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर। इसके बाद भैया हमारा क्या है, एक केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर डिफरेंस है। ये भी अक्सर आ जाता है, पूछ सकते हैं टीचर के केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर डिफरेंस बताइए या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर। तो याद रखिएगा सबसे पहली लाइन सबसे इंपॉर्टेंट कि जो मेटल है वो हमेशा बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं, जो नॉन मेटल होते हैं वो हमेशा एसिडिक ऑक्साइड या फिर न्यूट्रल ऑक्साइड बनाते हैं। सबसे पहली रिएक्शन यही थी। मेटल डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन, ठीक है, फ्रॉम वाटर। भैया यहाँ पे मेटल जो है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देते हैं वाटर से, यानी हम ये बोल सकते हैं मेटल जो है पानी के साथ रिएक्शन कर जाते हैं, आप ऐसे बोल लीजिएगा। नॉन मेटल जो है भैया वो पानी को डिस्प्लेस नहीं करते, मतलब हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं करते हैं। ठीक है, चाहे वो भाप हो चाहे वो नॉर्मल पानी हो। भैया जो मेटल्स होते हैं भैया वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन कर जाते हैं, यानी हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देते हैं और डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं। नॉन मेटल भैया साफ साफ लिखा हुआ है भैया वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। जो मेटल होते हैं वो भैया आयनिक क्लोराइड बनाते हैं, यहाँ पे भैया आइंस होते हैं, याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है। लेकिन जो नॉन मेटल होते हैं भैया वो कोवलेंट क्लोराइड्स बनाते हैं। कोवलेंट क्लोराइड्स यानी यहाँ पे शेयरिंग होती है क्लोरीन के साथ, यहाँ पे क्लोरीन के साथ ट्रांसफ़र होता है इलेक्ट्रॉन का, यहाँ पे क्लोरीन के साथ शेयर होती है, शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन की। भैया मेटल्स जो होते हैं जनरली हाइड्रोजन से कंबाइन नहीं होते, हम सभी जानते हैं, इसमें थोड़ा सा गुंडागर्दी वाला केस था। कुछ ही जो रिएक्टिव मेटल होते हैं वही हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, मेटल हाइड्राइड्स बनाते हैं। आपको बताया था जो हाइड्रोजन होता है कुछ ही मजबूरी में इलेक्ट्रॉन लेता है, ठीक है, अपने अंदर वरना ही देता है। और जो भैया नॉन मेटल होते हैं ये हाइड्रोजन से रिएक्ट हो जाते हैं, ठीक है, और ये कोवलेंट हाइड्राइड्स बनाते हैं। बस यहाँ पे ये वाली बात है, कोई भी डाउट पूछ लीजिएगा, 5 डिफरेंस आते ही आते हैं, आपको याद होना चाहिए। अच्छा भैया इसके बाद कुछ नहीं है, यहाँ पे बस इन्होंने अलग अलग इसी तरीके से प्रॉपर्टी दे दी है। मेटल जो है बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, नॉन मेटल जो होते हैं एसिडिक ऑक्साइड और न्यूट्रल ऑक्साइड बनाते हैं। बस ये सारी चीज़ें बतानी है आपको। अगर कोई सब्सटेंस आयनिक क्लोराइड बना रहा है तो उसका मतलब है वो मेटल होगा, ठीक है। अगर कोई सब्सटेंस कोवलेंट क्लोराइड बना रहा है तो याद रखिएगा वो हमारा क्या होना चाहिए, नॉन मेटल होना चाहिए, ठीक है, साफ साफ लिखा हुआ है। बस और कुछ बताने वाली बात नहीं है।
अच्छा भैया यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, जरा देख लेते हैं। फाइंड अमॉन्ग द फॉलोइंग, चूज द मेटल एंड नॉन मेटल। अच्छा, स्टेट वन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑन द बेसिस ऑफ विच यू हैव मेड योर चॉइस। अच्छा भैया इसमें आपको चूज़ करना है कौन सा मेटल है कौन सा नॉन मेटल है, और आप अपने आप ही कोई आइडिया बता दीजिए। मैडम फोर्थ पॉइंट कौन सा वाला एक्सप्लेन करूँ ये बताइएगा मैडम, डिफरेंस वाला। मैडम फोर्थ पॉइंट कौन सा वाला कहना चाह रही हैं आप, ये वाला यहाँ पे जो है, ये कौन से वाले की बात कर रही हैं आप? ये जो फोर्थ पॉइंट है, अच्छा यस। तो मैडम ये बोलना चाह रहा है जब भी मेटल जो होते हैं क्लोरीन के साथ रिएक्ट करते हैं तो आयनिक क्लोराइड बनाते हैं, यानी बेसिकली जैसे सोडियम है Na जब भैया हमारा क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारा क्या बनाएगा, NaCl बनाएगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा ऊपर कर दूँ इसे, एक मिनट। हाँ, तो हमारा क्या बनाएगा भैया, NaCl बनाएगा। तो मैडम ये आयनिक क्लोराइड होता है। आयनिक क्लोराइड क्यों, क्योंकि पीछे वाला हिस्सा पॉजिटिव आयन होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, बाद वाला नेगेटिव होता है, तो इसीलिए हम इसे बोलते हैं ये क्या बनाता है भैया, आयनिक क्लोराइड बनाता है। ठीक है, आयनिक क्लोराइड। लेकिन जब आपके नॉन मेटल्स आप क्लोरीन के साथ रिएक्ट करते हैं तो कोवलेंट क्लोराइड बनाते हैं। नॉन मेटल कुछ भी ले लीजिए आप, जैसे आप हाइड्रोजन ले लीजिए प्लस क्लोरीन ले लीजिए। ठीक है, तो ये गैस बनेगी, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनेगी HCl। ठीक है, तो देखिएगा इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स, इसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है इधर से उधर। एक हाइड्रोजन, एक जो हाइड्रोजन है ये इससे अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है क्लोरीन के उससे। ठीक है, तो यहाँ पे शेयरिंग होती है, तो यहाँ पे ये बोला गया है ये क्या बनाते हैं, कोवलेंट क्लोराइड्स बनाते हैं। ठीक है, ये आयनिक क्लोराइड बना रहे हैं क्योंकि आयन्स है यहाँ पे, ये भैया आपके कोवलेंट क्लोराइड्स बना रहे हैं क्योंकि यहाँ पे शेयरिंग है। किस तरीके से शेयरिंग होगी वो चैप्टर के सेकंड पार्ट में आने वाला है कुछ देर बाद। मैडम आप कोई डाउट हो पूछ लीजिएगा। ठीक है, समझ में आया थोड़ा बहुत आपको कि यहाँ पे क्या होता है भैया, आयनिक क्लोराइड होता है। ये आयनिक क्लोराइड क्यों, क्योंकि आयन से बनता है। ठीक है, ये कोवलेंट क्लोराइड होता है क्योंकि यहाँ पे शेयरिंग से बनता है ये इलेक्ट्रॉन की। और कोई डाउट हो बताओ। और ये किस तरीके से बनते हैं वो भी हमारा नेक्स्ट पॉइंट आएगा ये चैप्टर में। ठीक है, वो हम आगे देखेंगे सेकेंड हाफ में जो चैप्टर है। अच्छा हाँ, तो भैया इसमें से बताते हैं जरा सा कौन सा मेटल है कौन सा नॉन मेटल है। पहला बताइएगा भैया ग्रेफाइट क्या है, ग्रेफाइट मेटल है ये क्या है? अच्छा मैडम बता रही है नॉन मेटल है। भैया ये जनरल सी बात है, कार्बन का फॉर्म है, ये नॉन मेटल है। चलिए आप बता रहे हैं सोडियम भैया क्या है, सोडियम मेटल है। चलिए बढ़िया, सभी बच्चे बता रहे हैं। तो सोडियम मेटल क्यों है, क्योंकि नॉर्मल सी बात है ये मेटल ऑक्साइड बनाता है, यहाँ पे बोल रहे हैं बेसिक ऑक्साइड बनाता है। फॉस्फोरस क्या है भैया, फॉस्फोरस की जानकारी दे दें एक बार आप। अच्छा सभी बच्चे बता रहे हैं, चलिए नॉन मेटल है आप कह रहे हैं। तो और हीलियम क्या है भैया, हीलियम भी भैया नॉन मेटल है। चलिए आप बता रहे हैं तो ठीक है, तो हीलियम भी हमारी क्या है, नॉन मेटल है। बस इतना सिंपल पॉइंट है। अच्छा और कोई दिक्कत हो पूछ लेना, बहुत ही बेसिक चीज़ें चल रही हैं। अच्छा भैया अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ज़रा देख लेते हैं। भैया एक एलिमेंट है जो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो एक ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, विच डिज़ोल्व्स इन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, ये भैया डिज़ोल्व कर देते हैं। ठीक है, जब भी भैया यहाँ पे बोलना चाह रहा है कि एक कोई एलिमेंट है जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, ये एक ऑक्साइड बनाता है। जब हम उसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डिज़ोल्व कर देते हैं, आगे क्या बोलना चाह रहा है, द ऑक्साइड फॉर्म्ड ऑल्सो टर्न्स ए सॉल्यूशन ऑफ रेड लिटमस टू ब्लू, यानी ये जो है रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। चलिए इज़ द एलिमेंट ए मेटल है या नॉन मेटल है, भैया बताएंगे मेटल है या नॉन मेटल है। अच्छा भैया नॉन मेटल है। चलिए आप कह रहे हैं तो भैया रेड से ब्लू कर रहा है तो नॉर्मल सी बात है क्या होना चाहिए, रेड यानी भैया बेसिक है, बेसिक ऑक्साइड जो होते हैं वो रेड से भैया ब्लू कर देते हैं। अच्छा भैया चलिए आप सभी बता रहे हैं तो मैं इसका आंसर ही पढ़ देता हूँ आपके सामने ही, क्या कहना चाह रहे हैं लीजिए। तो देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है हेयर, ये जो ऑक्साइड है ठीक है ये भैया एसिड में डिज़ोल्व हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये जो ऑक्साइड है कैसा होना चाहिए, बेसिक होना चाहिए, क्योंकि जनरल सी बात है एसिड में तभी डिज़ोल्व होगा पूरी तरीके से जब वो बेसिक होगा। ठीक है, क्योंकि एसिड बेस कंबाइन होकर न्यूट्रल हो जाते हैं।
मोर ओवर यहाँ पे बोलना चाह रहा है जो ऑक्साइड है वो रेड लिटमस को ब्लू कर देता है, ठीक है। तो यहाँ से भी कंफर्म हो जाता है कि ऑक्साइड कौन सा है, बेसिक ऑक्साइड है, ठीक है। बेसिक ऑक्साइड भैया हम सभी जानते हैं कौन बनाता है, भैया मेटल्स बनाते हैं। तो इस केस में ये जो था हमारा वो क्या था, मेटल था। तो इसने 2 हिंट दी थी, दोनों हिंट से उसने समझा दिया। पहली हिंट क्या थी कि वो एसिड में डिसॉल्व हो जाता है, इसका मतलब है वो बेस होगा। और दूसरी हिंट उसने ये दी थी कि वो रेड लिटमस को ब्लू कर देता है, तो ये भी भैया बेस ही होगा। तो नॉर्मल सी बात है, यानी वो बेसिक ऑक्साइड है। बेसिक ऑक्साइड कौन बनाते हैं, आपके मेटल बनाते हैं। तो इस तरीके से आपको ये जानना होगा। चलिए बहुत बढ़िया वाली बात है। जब नेक्स्ट देखिएगा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट वुड ईल्ड ए बेसिक ऑक्साइड। भैया बेसिक ऑक्साइड कौन बनाएगा, भैया अभी आपने डिस्कस किया था बेसिक ऑक्साइड कौन बनाता है, तो कौन होना चाहिए इनमें से, कोई आइडिया है आपको? अभी हमने डिस्कस किया था बेसिक ऑक्साइड्स कौन बनाते हैं, मेटल बनाते हैं। तो इसमें मेटल छांट लो, कौन है भैया मेटल इसमें, तो ज़रा सा बताइएगा कौन है इसमें से। सल्फर है मेटल, फॉस्फोरस है, कैल्शियम है या सिलिकॉन है? हाँ मैडम बिल्कुल सही कह रही हैं शैलजा जी आप, और शीतल जी ने तो बता ही दिया। तो इसमें भैया कौन सा है भैया मेटल, तो भैया हमारे पास कौन सा बन रहा है यहाँ पे, कैल्शियम जो है इकलौता मेटल है। तो ये भैया आपके क्या बनाएगा, बेसिक ऑक्साइड बनाएगा, क्योंकि हम जानते हैं मेटल्स ही जो होते हैं वो बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं। बस इतना सिंपल सी बात है। अच्छा आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट। अच्छा भैया इसमें यही बोलना चाह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन, यानी भैया हाइड्रोजन को कौन डिस्प्लेस कर देगा एसिड में से ताकि वो नमक बना दें। तो भैया हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कौन करता है, भैया मेटल ही डिस्प्लेस करते हैं, नॉन मेटल तो डिस्प्लेस कर नहीं पाते। तो मेटल छांट लो, इनमें से कौन सा मेटल है भैया। तो भैया मेटल हमारे पास कौन सा है, Na है यहाँ पे, तो हमारा आंसर Na हो गया, ठीक है। इस ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में, कोई भी डाउट हो आप बता देना। अच्छा आगे देख लेते हैं, ये भैया भैया ये हमारे हीरो हैं, इन्होंने भैया एक सल्फ़र पाउडर लिया है, ठीक है, चम्मच में, और उसको हीट किया है। इन्होंने भैया गैस को कलेक्ट किया, ठीक है, ठीक। अब यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं कि जो गैस है, सल्फ़र को हीट करने के बाद जो गैस इन्होंने कलेक्ट करी है, तो उस गैस को भैया कहाँ पे पास कर रहे हैं, तो ड्राई लिटमस पेपर में पास कर रहे हैं, एक मॉइस्ट लिटमस पेपर पे पास कर रहे हैं। तो क्या असर होगा, कोई बताएगा आप में से? यानी ड्राई यानी सूखा है, इसमें कोई भी पानी नहीं है, मॉइस्ट यानी थोड़ा सा उसमें पानी है सल्फ़र पेपर में, ठीक है, वो लिटमस पेपर में। हाँ मैडम इतने ही ईजी आते हैं, चिंता ना करें, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे मैडम, आपको मैं दिखाऊंगा प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन, अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही बच्चों वाले क्वेश्चन आते हैं। तो ज़रा सा आप बताइएगा क्या है यहाँ पे। यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं यानी जो हमारी सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस थी, ठीक है, देसी भाषा में, उससे अगर हम ड्राई लिटमस पेपर के टच में लाएंगे तो क्या असर होना चाहिए, और अगर मॉइस्ट लिटमस पेपर के टच में लाते तो क्या असर होना चाहिए। अच्छा भैया नॉर्मल सी बात है, ड्राई लिटमस यानी हम सभी जानते हैं इसमें कोई भी पानी नहीं है, तो भैया लिटमस पेपर अगर आप इसे छुला देंगे तो कोई असर नहीं होगा, क्योंकि नॉर्मल सी बात है ये एसिड नहीं बन रहा। एसिड क्यों नहीं बन रहा, क्योंकि इसमें पानी नहीं है, ठीक है, तो इसमें कोई असर नहीं होगा, नो इफेक्ट, जैसा हमारी शैलजा जी ने बताई दिया है। और जो भैया मॉइस्ट लिटमस पेपर है, नॉर्मल सी बात है इसमें पानी होता है, तो जब ये सल्फ़र डाइऑक्साइड के टच में आएगा तो यहाँ पे सल्फरस एसिड बन जाएगा, और सल्फरस एसिड हम सभी जानते हैं कलर को चेंज कर देता है, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। हाँ चलिए मैडम ने फार्मूला भी लिख दिया, बहुत बढ़िया। तो याद रखिएगा मॉइस्ट लिटमस पेपर यानी बेसिकली गीला लिटमस पेपर है, तो इसमें भैया कलर चेंज हो जाएगा ब्लू से रेड, क्योंकि यहाँ पे सल्फरस एसिड बन जाएगा। ये जो सल्फ़र है, सल्फ़र डाइऑक्साइड पानी से कंबाइन हो जाएगा और हमारा सल्फरस एसिड बन जाएगा। बस आपको ये चीज़ याद रखिएगा भाई। इसके बाद आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है तो वो आप लिख ही दोगे, इसमें ऐसी कोई बताने वाली बात नहीं है। जो अभी ऊपर रिएक्शन हुई है, यानी जो अपने सल्फ़र को अभी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया था, ठीक है, तो उसको आपको रिएक्शन लिखनी है। तो हम सभी जानते हैं सल्फ़र प्लस ऑक्सीजन क्या होता है, सल्फ़र डाइऑक्साइड होता है। किसी बच्चे को भैया दिक्कत हो बता देना, कोई गम नहीं होना चाहिए। अच्छा आगे आते हैं, इसके बाद भैया हमारे पास क्या है, कुछ यूजेस हैं मेटल और नॉन मेटल के, ये हमारा टॉपिक बेसिकली ख़त्म होने वाला है। तो भैया यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हैं कि भैया जो इनकी जो प्रॉपर्टी होती है डक्टाइल, यानी कॉपर और एल्युमिनियम की, यानी हम तार में उसे स्ट्रेच कर देते हैं, ठीक है। तो भैया कॉपर और एल्युमिनियम को हम भैया इलेक्ट्रिक वायर्स में बनाने में काम आते हैं, ठीक है।
सेकंड है हमारे पास जो आयरन, कॉपर और एल्युमिनियम मेटल हैं भैया, वो यूटेंसिल्स बर्तन बनाने में काम आते हैं, और फैक्ट्री इक्विपमेंट्स यानी जो फैक्ट्री में मशीनें होती हैं वो बनाने में काम आती हैं। कॉपर और एल्युमिनियम तार बनाने में काम आते हैं, याद रखिएगा, क्योंकि इनमें ये बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, और इनमें इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस भी बहुत ही कम होता है। ठीक है, ये आप सभी जानते हैं। अच्छा, और क्या है यहाँ पे, इसके बाद यहाँ पे देखिएगा क्या था। आयरन भैया कैटलिस्ट का काम करता है इन द प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया गैस बाय हैबर्ट्स प्रोसेस। ये अभी हमने डिस्कस किया था जब अमोनिया बनाया था NH3, जिसमें एक सेकेंड NH3 ये वाला प्रोसेस था, इसमें Fe जो था कैटलिस्ट का काम कर रहा था। अभी आपको याद होगा, थोड़ी देर पहले ऊपर रिएक्शन करी थी हमने। ठीक है, आगे क्या बोलना चाह रहा है, जिंक जो होता है वो गैल्वनाइजिंग में काम आता है, गैल्वनाइजिंग आयरन टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रस्टिंग। यानी भैया जिंक की कोटिंग की जाती है उस पर, आयरन पे, ताकि उसमें रस्ट ना लगे। एक हमारे पास क्रोनियम, ठीक है, क्रोमियम है, और एक निकल मेटल होता है, इसकी हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, यानी बेसिकली चादर चढ़ाते हैं। और ये आपका स्टेनलेस स्टील बनाने में भी काम आता है। ये कैसे बनेगा भैया, ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। तो बस यहाँ पे यही देखो, यहाँ पे क्रोमियम शायद डायग्राम में था मेरे अंदाजे से, देखो यहाँ पे ये रहा, कहाँ गया, ये रहा, ये जो क्रोमियम मेटल है। ठीक है भैया, ये जो लोहा होगा, बेसिकली लोहे के ऊपर क्रोमियम मेटल की चादर चढ़ाई गई है। ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करी गई है इसकी। ऐसे भैया यहाँ पे आपका क्या है, जो जिंक है, जिंक की भैया आयरन के शीट पर वो कोटिंग करी गई है ताकि रस्टिंग ना लगे। तो यहाँ पे भैया जिंक चढ़ा हुआ है, याद रखना। यहाँ पे हमारा क्रोमियम चढ़ा हुआ है आयरन के उस पर, ताकि आपकी रस्टिंग ना हो। अगला क्या था भैया हमारे पास, भैया ये तो आप जानते हैं, जो एल्युमिनियम की फॉइल्स होती हैं वो आप मेडिसिन में यूज़ होती हैं, दवाइयों में, सिगरेट्स में, और खाने पैक करने में यूज़ होती है। ये जो हमारा सिल्वर और गोल्ड है, ये ज्वेलरी में काम आता है, आप सभी जानते हैं। ठीक है, मरकरी भैया थर्मोमीटर में यूज़ होती है, हम सभी जानते हैं। और सोडियम, और ये टाइटेनियम है। ठीक है, और जिरकोनियम में मेटल है, ये भैया आपके न्यूक्लियर एनर्जी में यूज़ होते हैं। ठीक है, स्पेस साइंस प्रोजेक्ट में यूज़ होते हैं, यानी स्पेस इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं ये। जिरकोनियम में भैया ये आपका ब्लड प्रूफ एलॉय होता है, यानी बेसिकली आपको गोली से बचाने के लिए, बंदूक की गोली से बचाने के लिए यूज़ होता होगा। और ये लेड है, जो शैलजा और शीतल जी पूछ रही थी, लेड कहाँ पे यूज़ होता है, तो भैया आपकी कार बैटरीज में यूज़ होता है। ठीक है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। और कोई दिक्कत हो पूछ लेना, बस इसमें 4-5 आप जनरल याद कर लेना, बस ज़्यादा नहीं आता, वैसे कोई पूछेगा नहीं आपसे। इसके बाद भैया हमारे पास क्या है, भैया जो हाइड्रोजन होता है, ये हाइड्रोजनेशन में काम आता है। ठीक है, और वेजिटेबल ऑयल्स टू मेक वेजिटेबल घी। ये हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या होता है, बेसिकली जो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं, यानी जो तेल होता है, उसको भैया सॉलिड घी में कन्वर्ट करना हमारा हाइड्रोजनेशन होता है। इसको हम सेकंड लास्ट चैप्टर में देखेंगे, कार्बन कंपाउंड्स में, तो याद रखिएगा। भैया हाइड्रोजन जो होता है भैया, ये अमोनिया की मैन्युफैक्चर में काम आता है। ठीक है भैया, लिक्विड हाइड्रोजन को हम रॉकेट फ्यूल की तरह इस्तेमाल करते हैं। कार्बन भैया हम सभी जानते हैं, ये इलेक्ट्रोड के फॉर्म में काम आता है, यानी जो आपके सेल होते हैं, सेल के अंदर आप देखेंगे तो काली सी रॉड होती है, ग्रेफाइट की रॉड होती है, तो ये रही यहाँ पे। तो ये बेसिकली कार्बन ही है, वो एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। नाइट्रोजन जो होती है भैया, नाइट्रोजन इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया। अमोनिया में यूज़ होती है, नाइट्रिक एसिड में यूज़ होती है, और फर्टिलाइज़र में यूज़ होती है। ये सभी नॉन मेटल के यूज़ हैं। और हमारे पास इसके बाद क्या था, अगला है भैया आपका ड्यू टू इनर्टनेस। नाइट्रोजन जो होता है वो भैया फूड मटेरियल, यानी आप जानते हैं जो चिप्स होती हैं, चिप्स के अंदर जो गैस भरी होती है वो नाइट्रोजन होती है। आपको पता होगा, फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया था रेंसिडिटी के बारे में। तो उसमें जो चिप्स होती हैं आपकी, उसमें हम नाइट्रोजन भर देते हैं उसके पैकेट में, क्योंकि वो किसी से रिएक्ट नहीं करती हैं। कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन जैसे कि ट्राई नाइट्रोटोलिन, ठीक है, और ये नाइट्रोग्लिसरीन जो है, ये भैया धमाकों में काम आता है, एक्सप्लोजिव्स में काम आता है। भैया सल्फ़र कहाँ यूज़ होता है, सल्फ्यूरिक एसिड में यूज़ होता है बनाने में। आगे क्या बोलना चाह रहा है यहाँ पे, सल्फ़र इज़ यूज एज ए फंगीसाइड्स, और भैया गन पाउडर में यूज़ होता है, मुबारक हो। सल्फ़र इज़ यूज्ड इन द वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। वल्कनाइजेशन का मतलब होता है रबर को टाइट करना, रबर को मजबूत करना, ठीक है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करना, तो उसी को हम बोलते हैं वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। तो वल्कनाइजेशन ऑफ रबर में कौन यूज़ होता है भैया, सल्फ़र यूज़ होता है।
तो भाई यहाँ पे ये जो टायर है हमारे, ये बेसिकली क्या है, इनका वल्कनाइजेशन किया जाता है रबर का सल्फर के उस प्रेजेंस में। तो भैया हमारी जो रबर है काफ़ी मजबूत हो जाती है। अच्छा, कोई दिक्कत हो बताइएगा। अच्छा, आगे आते हैं। अब भैया इसके बाद हमारे कुछ क्वेश्चन हैं, इसमें देख लेते हैं क्या क्या है। बहुत सारे भैया क्वेश्चन हैं। चलो भैया एक आध क्वेश्चन आप बता दो मुझे। पहला वाला ज़रा बताओ, नेम द एलिमेंट हुज ऑक्साइड्स टर्न फिनोल्फेथिलीन सॉल्यूशन पिंक आर। भैया कौन कौन से 66 वाला ज़रा क्वेश्चन बताओ अपने आप ही भैया, क्या आंसर होगा इसका। यहाँ पे बोलना चाह रहा है वो एलिमेंट बताइए, वो एलिमेंट जिसके ऑक्साइड्स जो हैं वो फिनोल्फेथिलीन को पिंक कर देंगे। तो ज़रा सा बताइएगा कौन है इसमें। अच्छा मैडम, बहुत बढ़िया। यानी जो हमारे सोडियम और पोटेशियम होते हैं, ये भैया नॉर्मल सी बात है ऑक्सीजन के साथ मिलके भैया बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। तो जनरल सी बात है बेसिक ऑक्साइड जो होते हैं वो फिनोल्फेथिलीन को भैया पिंक कर देते हैं, बेस जो होता है। तो हमारा ए आंसर होगा। ठीक है, इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। इज़ मैल्यूएबल एंड डक्टाइल द बेस्ट डेस्क्राइब्स। भैया मैल्यूएबल और डक्टाइल कौन है भैया, मेटल हैं, कंपाउंड हैं, नॉन मेटल हैं, सॉल्यूशन है, कौन होते हैं भैया ज़रा सा बताइएगा। तो हमारा मेटल हो गया। चलिए भैया सभी आंसर दें, कोई जल्दी नहीं है। इसके बाद भैया आप ही बताओ, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए न्यूट्रल ऑक्साइड। भैया कौन सी इसमें से न्यूट्रल ऑक्साइड नहीं है, आपको भैया ये कहना चाह रहा है। तो न्यूट्रल ऑक्साइड इनमें से कौन सा नहीं है। अच्छा भैया, तो मैडम ये न्यूट्रल ऑक्साइड नहीं है तो फिर कौन सा ऑक्साइड है, आप ही बताएं। अगर आप बता रही हैं कि न्यूट्रल ऑक्साइड नहीं है तो कौन सा ऑक्साइड है ये वाला। आराम से बताइएगा। और माने जी कहाँ चली गई, और मैंग जी बताइए भैया। न्यूट्रल ऑक्साइड मतलब ना एसिड होता ना बेस होता, नॉर्मल सी बात है। जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं ये बेसिक ऑक्साइड होते हैं, ठीक है। तो बाकी सब तो न्यूट्रल ऑक्साइड है, ये हमारा क्या है, बेसिक ऑक्साइड है। अगला है भैया, ए बेसिक ऑक्साइड विल बी फॉर्म्ड बाय द एलिमेंट। भैया किस एलिमेंट से बेसिक ऑक्साइड बनेगा, ज़रा बताएंगे आप। अच्छा भैया जनरल सी बात है, के यानी हम सभी जानते हैं कि पोटेशियम होता है, पोटेशियम मेटल होता है, मेटल ही बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं। अच्छा भैया 70 का ज़रा बताइएगा कि एन एसिडिक ऑक्साइड। भैया एसिडिक ऑक्साइड किससे बनेगा इनमें से, आराम से बताइएगा। शाबाश। कि भैया एसिडिक ऑक्साइड 70 वाला क्वेश्चन है हमारे पास, कि एसिडिक ऑक्साइड जो है किस में से बनना चाहिए, इन चारों में से। अच्छा चलिए, दो बच्चे सी बता रहे हैं। चलिए यानी और कोई। भैया एसिडिक ऑक्साइड हम सभी जानते हैं नॉन मेटल से बनता है, ठीक है। लेकिन नॉन मेटल में जो हाइड्रोजन है उससे न्यूट्रल ऑक्साइड बनता है। तो हमारे पास एक यही सिर्फ कार्बन बचा है, ये हमारा इकलौता ही नॉन मेटल है यहाँ पे, जो कि भैया एसिडिक ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। अच्छा, अगला क्या बोलना चाह रहा है, बड़ा अजीब सा बोल रहा है। यू आर गिवन ए सॉल्यूशन ऑफ, ये सिल्वर नाइट्रेट का आपको सॉल्यूशन दिया हुआ है, बहुत बढ़िया है। विच ऑफ द फॉलोइंग डू यू थिंक कैन नॉट डिस्प्लेस सिल्वर फ्रॉम, ये यानी देसी भाषा में ये पूछ रहा है कि कौन से इन चारों में से सिल्वर को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। तो भैया कौन इन चारों में से सिल्वर को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, नॉर्मल सी बात है, कौन नहीं कर पाएगा, जो इससे कम रिएक्टिव होगा, जो रिएक्टिविटी सीरीज में इससे नीचे होगा। और जय जी क्या हाल चाल है, बढ़िया हैं आप। अच्छा, तो गोल्ड होगा। चलिए, यानी सभी ने बता दिया भैया, जो हमारा गोल्ड है, गोल्ड जो है वो सिल्वर को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, बहुत बढ़िया। अच्छा भैया आगे चलते हैं, आइए जानवी जी का आंसर आ गया। इसके बाद है आउट ऑफ एल्युमिनियम, कॉपर, कैल्शियम और टिन मोस्ट रिएक्टिव मेटल भैया कौन है। इसके लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद होनी थी। तो अपने आप बताइए कि 72 में कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन कम है सबसे। अच्छा भैया, कुछ बच्चे कैल्शियम बता रहे हैं, कुछ एल्युमिनियम बता रहे हैं। तो भैया याद रखिएगा कैल्शियम होता है, तो ये कैल्शियम ऊपर आता है।
द लीस्ट रिएक्टिव मेटल अमोंग द फॉलोइंग, भैया सबसे कम रिएक्टिव कौन है, जरा बताएंगे इनमें से कि सबसे कम रिएक्टिव कौन सा है इनमें से मेटल में। रिएक्टिविटी सीरीज़ में देखें कौन सा सबसे नीचे है। अच्छा बी बता रही हैं मैडम। चलिए तो भैया हमारे पास इसमें सबसे कम है सिल्वर। चलिए सभी ने सिल्वर बताया है, बहुत बढ़िया है। आगे बताइएगा जरा सा इसमें क्या है। एन एलिमेंट एक्स रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन व्हेन हीटेड। चलिए कोई एक एलिमेंट एक्स है, हाइड्रोजन से जब हीट होता है, उसमें हीट करते हैं तो हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है, वो कोवलेंट हाइड्राइड बनाता है और जो उसकी स्मेल होती है वो खराब अंडों जैसी होती है। तो वो एलिमेंट कौन है, आपको याद रखिएगा, खराब अंडों से याद रखिएगा कौन सी किससे होती है भैया। हम सभी जानते हैं सल्फ़र होता है, उसकी स्मेल जो आती है सल्फ़र डाइऑक्साइड की आती है, जो खराब अंडे जिसके होते हैं, खराब अंडे जैसी स्मेल। अच्छा बहुत बढ़िया है। चलिए इसी तरीके से क्वेश्चन आएंगे आपके। 75 बताइएगा विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स जो है एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। भैया एम्फोटेरिक ऑक्साइड आपको पता होगा, जो एसिड से भी रिएक्ट हो जाते हैं और बेस से भी रिएक्ट हो जाते हैं, उसे हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। तो बताइएगा इसमें एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन है। अभिषेक जी कोई दिक्कत हो भैया बता दो, आराम से करो, कोई जल्दी नहीं है। चलिए ज़्यादातर बच्चों का आ रहा है। बी यानी हमारा भैया एल्युमिनियम ऑक्साइड जो होता है ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है। अच्छा इसके अलावा कौन सा था आपके सिलेबस में, एक और था, इसके अलावा कौन सा एम्फोटेरिक ऑक्साइड था, कोई याद है आपको। चलिए मैडम शैलजा जी का आया, बहुत बढ़िया। यानी भैया एल्युमिनियम ऑक्साइड के अलावा एक हमारा जिंक ऑक्साइड और है जो कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है, बहुत बढ़िया। अच्छा अब यहाँ पे ये पूछना चाह रहा है कि वो मेटल बताइए जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। तो भैया कौन से मेटल हैं इनमें से जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते हैं, कौन सा ऑप्शन है भैया चेक कर लो। कौन से मेटल हैं जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। अच्छा मैडम डी बता रही हैं। चलिए भाई एक जिंक ऑक्साइड था, एक एल्युमिनियम ऑक्साइड था, तो नॉर्मल सी बात है जिंक और एल्युमिनियम बनाएंगे, तो इसमें जिंक और एल्युमिनियम चेक कर लो भैया कौन से बन रहे हैं। तो भैया मैडम का आंसर डी था कि जिंक और एल्युमिनियम बनेंगे, तो ये हमारे क्या बनाएंगे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बनाएंगे। चलिए मान्या जी बता रही हैं, बहुत बढ़िया। अच्छा आगे देखते हो, एक हमारे पास एलिमेंट है एक्स, वो भैया दो ऑक्साइड्स बनाता है, एक तो एक्स ओ और एक्स ओ टू। जो एक्स ओ है वो न्यूट्रल होता है और जो एक्स ओ टू है वो एसिडिक होता है, ठीक है। तो भैया एक्स बताइए एक्स क्या था इसमें, यहाँ पे ये पूछना चाह रहा है। यानी कोई एक एक्स एलिमेंट है जो कि भैया दो ऑक्साइड बनाता है, उसमें पहला ऑक्साइड न्यूट्रल होता है और दूसरा ऑक्साइड एसिडिक होता है, तो एक्स कौन है। चलिए भैया सभी बता रहे हैं, यानी भैया मैंगजी डी बता रहे हैं, मतलब कार्बन बता रहे हैं। चलिए तो कार्बन ऑक्साइड जो होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये हम सभी जानते हैं न्यूट्रल होता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो हम सभी जानते हैं एसिडिक होता है, क्योंकि पानी से मिलके वो क्या बनाता है भैया, कार्बोनिक एसिड बनाता है। तो नॉर्मल सी बात है, हमारा आंसर कौन सा होना चाहिए, बी होना चाहिए, कार्बन। कोई भी डाउट हो भैया पूछ लेना, बहुत ही सिंपल है। चलिए तो भैया अगला देखते हैं। ये हाँ चलिए शैलजा जी ने बता दिया मैडम, बहुत बढ़िया। द एलिमेंट हुज ऑक्साइड्स टर्न लिटमस सॉल्यूशन ब्लू, यानी भैया कौन है जो लिटमस सॉल्यूशन को ब्लू कर देता है। तो यानी ब्लू कलर किस में होता है भैया, ज़रा बताइएगा किस ऑक्साइड में। यानी यहाँ पे आपके एलिमेंट्स दिए हुए हैं, आपको बताना है कि किन एलिमेंट्स के ऑक्साइड जो होता है लिटमस सॉल्यूशन को ब्लू कर देते हैं। तो भैया ज़रा बताएंगे कौन है भैया इनमें से, आराम से बताओ। अच्छा दोनों मेटल जो हैं, चलिए। द एलिमेंट हुज ऑक्साइड्स टर्न लिटमस सॉल्यूशन ब्लू, भैया लिटमस सॉल्यूशन को ब्लू कौन कर देता है, ज़रा बताएंगे आप। अच्छा सी है, यानी भैया मेटल के जो ऑक्साइड हैं वो लिटमस सॉल्यूशन को ब्लू कर देते हैं, नॉर्मल सी बात है। जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक होते हैं, तो जो बेसिक ऑक्साइड होते हैं वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू करते हैं, यानी बेसिकली कलर क्या होता है, ब्लू होता है। तो हमारा भैया पोटेशियम और मैग्नीशियम है। चलिए इसी तरीके से आपको याद होना चाहिए। अच्छा भैया आगे आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, द एलिमेंट हुज ऑक्साइड्स टर्न लिटमस सॉल्यूशन रेड, भैया
भैया कलर रेड में चेंज हो रहा है, भैया कौन रेड चेंज करेगा? कौन से इनमें ऑक्साइड हैं जो रेड चेंज कर देंगे कलर? हाँ मैडम रिकॉर्ड, हाँ सॉरी जय जी बोल रहे हैं सर, रिकॉर्ड हो रही है, चिंता ना करें, आराम से हीरो, रिकॉर्ड हो रही है, चिंता ना करो। तो भैया ज़रा बताइएगा कि आपको वो ऑक्साइड्स बताने हैं जो लिटमस सॉल्यूशन को रेड कर देते हैं। तो हम जानते हैं भैया जो एसिडिक ऑक्साइड होते हैं वो ब्लू से रेड कर देते हैं। तो एसिडिक ऑक्साइड कौन बनाते हैं भैया? नॉन मेटल बनाते हैं। तो नॉन मेटल इसमें है कौन से दोनों जो भैया एसिडिक ऑक्साइड बनाते हो? तो भैया एक तो फास्फोरस है, जो फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड होता है, एक सल्फर डाइऑक्साइड, ये दोनों ही भैया हमारे क्या बनाते हैं? एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। और भैया यहाँ पे ऐसे कोई भी दोनों नॉन मेटल नहीं है जो एसिडिक ऑक्साइड बनाते हो। यहाँ पे कार्बन है, ये तो बनाता है, लेकिन हाइड्रोजन नहीं बनाता एसिडिक ऑक्साइड, ये न्यूट्रल बनाता है ऑक्साइड, तो ये भी कैंसिल हो गया। ऊपर दोनों मेटल है तो बेसिक ऑक्साइड है, ये ऊपर दोनों मेटल हैं, बेसिक ऑक्साइड है, तो ये वाला हमारा आंसर होगा, ठीक है। इस तरीके से आपको आना है। अच्छा अगला क्या है? जिंक ऑक्साइड इज़ ए मेटल ऑक्साइड। बहुत बढ़िया वाली बात है कि जिंक ऑक्साइड जो है मेटल ऑक्साइड है। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डिस्क्राइब्स द जिंक ऑक्साइड? अच्छा भैया, तो भैया जिंक ऑक्साइड इनमें से है कौन सा? एसिडिक ऑक्साइड है, बेसिक ऑक्साइड है, एम्फोटेरिक, चलिए शैलजा जी का आ रहा है, और न्यूट्रल ऑक्साइड। तो भैया हमारा, हम सभी जानते हैं ये हमारा क्या होता है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है। बहुत ही सिंपल पॉइंट है। अच्छा आगे बताइएगा आप कि एक मेटल है लेस रिएक्टिव है, अनदर मेटल मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन आर। भैया इनमें चेक कीजिए कि कौन सा मेटल जो है हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन सा मेटल हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है, इनमें चेक करना है। यानी एक ज़्यादा रिएक्टिव चाहिए हाइड्रोजन से, हमें एक कम चाहिए, याद रखिएगा। यानी हाइड्रोजन हमें बीच में चाहिए रिएक्टिविटी सीरीज़ के, तो हाइड्रोजन है उससे हमें एक ऊपर वाला चाहिए, एक नीचे वाला चाहिए। तो आप चेक करें कौन सा ऊपर वाला था, कौन सा नीचे वाला था, ऐसे आपको पता होना चाहिए। अच्छा भैया कॉपर एंड टिन बता रहे हैं सभी बच्चे, चलिए और आराम से बताइएगा सभी बच्चे क्या है? सी है सभी का, चलिए। हाँ तो भैया हमारा क्या हो जाएगा? कॉपर एंड टिन हो जाएगा। कॉपर हमारा ऊपर था हाइड्रोजन से, ठीक है, और भैया टिन हमारा कहाँ था? नीचे था। बढ़िया। अगला क्या है यहाँ पे? एन एलिमेंट ई रिएक्ट्स विद वाटर, चलिए, टू फॉर्म ए सॉल्यूशन विच टर्न्स फिनॉल फैथलीन सॉल्यूशन पिंक। अच्छा भैया कोई एक एलिमेंट है ई, जब वो पानी से रिएक्ट कर जाता है वाटर, और जो सॉल्यूशन बनाता है वो फिनॉल फैथलीन को पिंक कर देता है, ठीक है। तो भैया ये जो ई होगा वो कौन सा एलिमेंट होना चाहिए? अच्छा भैया जय जी बता रहे हैं, सही है भैया, कैल्शियम है। चलिए आप सभी बता रहे हो तो बहुत बढ़िया वाली बात है। कैल्शियम जो है पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम ऑक्साइड बना देगा, ठीक है। और कैल्शियम ऑक्साइड भैया हम सभी जानते हैं वो क्या होता है? बेसिक ऑक्साइड होता है। बेसिक ऑक्साइड भैया पानी को पिंक कर देता है, फिनॉल पैथिलीन को। इस चीज़ों को आपको पता होना चाहिए बस। अच्छा आगे आते हैं, अच्छे क्वेश्चन है थोड़े थोड़े। अगला क्या है? एक हमारे पास एलिमेंट है जो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, ठीक है, और आगे क्या बोलना चाह रहा है? दिस कंपाउंड इज ऑल्सो सॉल्यूबल इन वाटर। अच्छा ये जो है पानी से भी सॉल्यूबल होता है। द एलिमेंट बताइए कौन सा है? अच्छा मैडम एजी नहीं करेगा। एजी कौन सा मैडम? ये वाला? मैडम ये सिल्वर है, सिल्वर बहुत ही कम रिएक्टिव होता है इसलिए वो शायद ना करे, ठीक है। आपको याद होगा सिल्वर, चांदी जो है पानी से रिएक्ट नहीं करती है, चांदी और सोना। हाँ मैडम चैप्टर में कुछ टॉपिक हटा दिए हैं मैडम, मुझे पता है, लेकिन मैं सभी धीरे धीरे करा ही रहा हूँ आपको, क्योंकि आपके पास तो वीडियो है ही है। और बेसिकली जब आप 11th में एंट्रेंस दोगे नेक्स्ट ईयर तो कोर्स तो पूरा ही आएगा ना, तो वो आपके एमयू वाले तो सारे ही पूछेंगे, कुछ भी कहीं से ही पूछ सकते हैं, तो मैं पूरा आइडिया दे दे रहा हूँ आपको बस, ठीक है। और वीडियो तो है ही है, 10 बार देखना पूरा याद हो जाएगा आपको। अच्छा भैया बताइएगा इसका क्या आंसर है? कि एक एलिमेंट है जो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है हाई टेम्परेचर पर, उसे काफ़ी गर्म करना पड़ता है, और ये जो कंपाउंड होता है पानी के साथ भी मिक्स हो जाता है। तो भैया आराम से बताइएगा क्या है? अच्छा भैया कैल्शियम है। चलिए भैया नॉर्मल सी बात है, बाकी सारे हमारे ये रिएक्ट नहीं करता है, ये रिएक्ट नहीं करता है, नॉर्मल सी बात है। और भैया ये तो बहुत ही ज़्यादा इसे हाई टेम्परेचर करना पड़ता है तब थोड़ा बहुत रिएक्ट करता है। चलिए कैल्शियम है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोर मेटल्स वुड बी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ इट सॉल्ट बाय द अदर थ्री मेटल्स? यानी देसी भाषा में ये बोलना चाह रहा है कि सबसे कम रिएक्टिव कौन है, हम ऐसे बोल सकते हैं।
यहाँ पे ये बोलना चाह रहे हैं विच वन ऑफ द फोर मेटल, यानी चारों मेटल दिए हुए हैं तो कौन सा ऐसा मेटल है जो कि बाकी थ्री एलिमेंट से, बाकी थ्री मेटल से आराम से डिस्प्लेस हो जाएगा। तो भैया बताइएगा सबसे कम कौन है यहाँ पे भैया हमारा, भैया सिल्वर ही है, क्योंकि भैया जो सिल्वर का सॉल्यूशन होगा, सिल्वर सॉल्यूशन जो भी है, ठीक है, सिल्वर को भैया बाकी तीनों जो है डिस्प्लेस कर देंगे, जिंक भी, कॉपर भी और मैग्नीशियम भी। तो बस यही आंसर है हमारा, सिल्वर, देसी भाषा में। भैया एक एलिमेंट है जो सॉफ्ट होता है और इसे हम नाइफ से, चाकू से काट सकते हैं। ये भैया बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है, और भैया इसे हम हवा में ऐसे ही नहीं रख सकते। चलिए, ये पानी से बहुत जल्दी रिएक्ट हो जाता है। तो ये एलिमेंट कौन सा होगा, आराम से बताइएगा। चलिए सभी बता रहे हैं सोडियम, चलिए खतरनाक है, सभी जानते हैं। अच्छा, लिक्विड स्टेट में भैया कौन सा मेटल पाया जाता है, लिक्विड स्टेट में ज़रा सा बताइएगा, आराम से बताइएगा। अच्छा भैया चलिए, यानी भैया मरकरी जो है वो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, बहुत ही बढ़िया वाली बात है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आगे आते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज़ ए लिक्विड, भैया कौन सा नॉन मेटल जो है लिक्विड होता है, भैया ज़रा बताएंगे आप इनमें से, नॉन मेटल बताना है जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। अच्छा भैया आयोडीन है, चलिए आयोडीन लिक्विड में पाया जाता है। और बताइएगा, ब्रोमीन, चलिए जय जी ब्रोमीन बता रहे हैं। और बाकी बच्चे बताइएगा। इसका तो भैया हमने एक्सपेरिमेंट भी किया था 9th क्लास में, पहले चैप्टर में, डिफ्यूजन में। जो ब्रोमीन था, ब्रोमीन लिक्विड था, वो वेपोर में कन्वर्ट हो जाता है, तो याद रखिएगा ये हमारा होता है। चलिए बहुत बढ़िया वाली बात है। आगे भैया यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्टेंट्स, भैया इन सभी आपको पेयर दिए हुए हैं, तो भैया किस में आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है। यानी चार ऑप्शन है, आपसे पूछा जा रहा है किस में भैया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होनी है। तो ज़रा सा आप बताएंगे कौन सा ऑप्शन है, ए है, बी है, सी है, डी है। डिस्प्लेसमेंट आप जानते हो, मोर रिएक्टिव, कम रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा। तो इसमें चेक कर लो भैया कौन ज़्यादा रिएक्टिव है इन चारों पेयर में से, अपने आप सोचें, ज़रा सा देखें कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, और बस आपको ये चीज़ें बतानी है। अच्छा जय जी डी बता रहे हैं, चलिए और बाकी बच्चे बताइएगा भैया। भैया मैग्नीशियम जो होता है रिएक्टिविटी सीरीज़ में ऊपर आता है, आयरन नीचे आता है, तो ये इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, ये हमारा फेल हो गया। जिंक भी भैया रिएक्टिविटी सीरीज़ में ऊपर आता है, तो ये भी भैया फेल हो जाएगा। चलिए शैलजा जी भी डी बता रही हैं, चलिए सभी बच्चे डी बता रहे हैं। भैया लेड भी काफ़ी नीचे आता है मैग्नीशियम से, तो रिएक्शन नहीं होगी। भैया आयरन हमारा ऊपर आता है कॉपर से, तो नॉर्मल सी बात है इसको डिस्प्लेस कर देगा, तो यहाँ पे ये रिएक्शन हो जाएगी। बस ये सारी चीज़ें आपको करनी थी। बाकी सारे क्वेश्चन आपके होमवर्क में भैया अपने आप ट्राई करना, ऊपर नीचे वाले, कोई भी दिक्कत हो आप मुझे बता देना, ठीक है। अच्छा भैया आगे आते हो, ये सारे क्वेश्चन ट्राई करना, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, पेपर में इसी से फंस जाते हैं सारे क्वेश्चन। अच्छा भैया आगे क्या बोलना चाह रहे हैं कि भैया ये जो मेटल्स होते हैं और ये नॉन मेटल्स जो होते हैं भैया किस तरीके से रिएक्ट होते हैं, तो ये हमारा टॉपिक है। वैसे आप सभी जानते हो किस तरीके से रिएक्ट होते हैं, हम सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र से या फिर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से, तो उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो भैया यहाँ पे साफ साफ है, जब भी हमारा मेटल है नॉन मेटल से रिएक्ट होता है तो क्या बनाता है, आयनिक कंपाउंड बनाता है। याद रखिए जब भी मेटल और नॉन मेटल चिपके होंगे तो वहाँ पे हमेशा आयनिक कंपाउंड होंगे, ठीक है, यानी हम ये बोल सकते हैं उसके अंदर क्या होंगे, आयनिक बॉन्ड होंगे, ठीक है। लेकिन जब भी हमारे भैया नॉन मेटल रिएक्ट होते हैं तो याद रखना वो हमेशा क्या बनाता है, कोवलेंट कंपाउंड बनाता है। कोवलेंट यानी बेसिकली वहाँ पे शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की, और वो क्या होते हैं, उनके अंदर कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, ठीक है। याद रखिएगा जो मेटल्स होते हैं वो आपस में कभी रिएक्ट नहीं होते, हाउएवर मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद ईच अदर। नॉन मेटल आपस में रिएक्ट हो सकते हैं लेकिन मेटल नहीं होते हैं, ठीक है। बस अब भैया यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है कि जब भैया एटम्स जो होते हैं किसी भी एलिमेंट के, जब वो कंबाइन होते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो बेसिकली उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। यानी बेसिकली हमारा कोई भी मॉलिक्यूल है, जैसे हमारे पास H2O है, हम देसी भाषा में मान लें, ठीक है, तो हम इसे इस तरीके से कह देते हैं, O बीच में लगा देते हैं, एक H इधर लगा दिया, एक H इधर लगा दिया, ठीक है।
तो ये जो आपके एक मॉलिक्यूल है पानी का, पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स होती है, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्ड बोलते हैं, याद रखिएगा, या फिर बॉन्ड। तो यहाँ पे यही है, द फोर्स विच लिंक्स द एटम्स इन द मॉलिक्यूल्स या फिर आइंस में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्ड। यानी बेसिकली यही जो एटम है, एटम के बीच में जो लिंक है यानी फोर्स है, उसको हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्ड बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अब ये केमिकल बॉन्ड दो टाइप के होते हैं, एक तो आयनिक बॉन्ड होते हैं ये वाला, और दूसरा हमारा क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड होता है। यानी ये जो चेन्स हैं या तो आयनिक बॉन्ड होंगी या फिर आपकी केमिकल बॉन्ड होगी, कोवलेंट बॉन्ड, सॉरी। बस, और आपको कुछ बताने वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं, इन अदर वर्ड्स हम ये भी बोल सकते हैं कि जो केमिकल बॉन्ड होते हैं वो किसके बीच में होते हैं, एटम्स ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, यानी भैया मेटल और नॉन मेटल के बीच में केमिकल बॉन्ड होते हैं, या बिटवीन एटम्स ऑफ टू नॉन मेटल, यानी दो नॉन मेटल के एटम्स के बीच में भी ये बॉन्ड हो सकते हैं। भाई ज़रा देख लीजिएगा किसी का ऑडियो ऑन है, और कोई डाउट हो तो बताओ हीरो। अच्छा, आगे कुछ नहीं बताना मुझे आपको। अच्छा भैया, यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है कि भैया ये नोबल गैस जो होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं भैया, इनर्ट गैस भी बोलते हैं। इनर्ट गैस क्यों बोलते हैं, क्योंकि बेसिकली किसी से रिएक्ट नहीं करती है नेचर में। कितनी अच्छी गैस है ना, किसी को भी परेशान नहीं करती हैं, किसी से भी रिएक्ट नहीं करती हैं। तो याद रखिए, नोबल गैस का दूसरा नाम होता है इनर्ट गैस। अच्छा भैया, इसके बारे में आपको टीचरों ने बताया होगा डीप में, तो मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, तो याद रखिएगा ये क्या है। तो भैया हमारे पास जो है, देयर आर सम एलिमेंट्स इन द ग्रुप 18, याद रखिए ग्रुप 18 क्या होता है, हम आगे चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली जो पीरियोडिक टेबल होती है उसमें एक ग्रुप होता है 18 नंबर पे, तो इसी को यहाँ पे बोला गया है कि ग्रुप 18 में जो पीरियोडिक टेबल में होता है, ठीक है, उनमें जो कुछ एलिमेंट्स होते हैं वो किसी से भी कंबाइन नहीं होते। और ये एलिमेंट कौन से होते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन और रेडन, ठीक है, RADON। और इन्हीं एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, नोबल गैस बोलते हैं, क्योंकि गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं, इसीलिए हमें नोबल गैस भी बोल देते हैं या इनर्ट गैस भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि भैया ये अनरिएक्टिव होते हैं, ये किसी से भी रिएक्ट नहीं करते और कोई भी कंपाउंड नहीं बनाते। याद रखिएगा, इनका कोई भी कंपाउंड आपने नहीं देखा होगा, ठीक है। बस, और कुछ आपको बताना नहीं है। इन अदर वर्ड्स, इनर्ट गैस डू नॉट फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड्स, याद रखिएगा इसका मतलब क्या है, जो भी इनर्ट गैस होते हैं वो कोई भी कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनाते, यानी कोई भी चेन यानी कोई भी लिंक नहीं बनाते हैं, ठीक है। बस, यहाँ पे कुछ बताने वाली बात नहीं है। और आगे यहाँ पे ये बोलना चाह रहे हैं कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, वही केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है। ये हमने 9th क्लास में भी डिस्कस किया था कि भैया जो बीच में हमारा न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस बोल लीजिए, ठीक है, उसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं। तो जो आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन होता है, आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन जो होता है, वही केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है। तो यहाँ पे बस यही लाइन बोलना चाह रहे हैं कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, किसी भी एटम का, वही केमिकल रिएक्शन में भैया क्या लेता है, पार्ट लेता है। इसमें कोई भी डाउट हो बता दीजिएगा, आगे हम इनको और डीप में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जरा सी पॉइंट ये बोलना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि सिंस जो नोबल गैस जो होती हैं वो केमिकली अनरिएक्टिव होती हैं, यानी किसी से भी रिएक्ट नहीं करती हैं, तो इससे हम क्या समझते हैं, इनसे हम ये समझ सकते हैं, इस पॉइंट से, कि इससे हमें ये कंक्लूड होता है कि जो इनका इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट होता है, यानी जो इनका स्ट्रक्चर होता है एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का, वो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होता है, याद रखिएगा। और जब वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है तो ये वो क्या करता है, जो उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, वो किसी से भी रिएक्शन में पार्ट नहीं लेते, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, अगर उनका जो स्ट्रक्चर है, अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो स्टेबल है, तो नॉर्मल सी बात है वो कहीं भी ना तो अंदर आएगा उनके कोई भी चीज़, ना ही उनके वो बाहर जाएगा, वहाँ से अंदर से कोई बाहर जाना चाहिए। तो यहाँ पे यही बोलना चाह रहे हैं कि जो नोबल गैस होते हैं उनका जो अंदर का स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए वो किसी से भी रिएक्शन में पार्ट नहीं लेते हैं। अब स्टेबल क्यों होता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो याद रखना कि नोबल गैस किसी से भी रिएक्शन में पार्ट क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि जो उनका इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, यानी उनका जो इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। और जब बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, इस कारण वो किसी से भी रिएक्शन में पार्ट नहीं लेते हैं। अब यहाँ पे आप देख लो भैया, जैसे हमारा हीलियम है, हीलियम में भैया दो ही इलेक्ट्रॉन, तो उसका भैया के शेल में 2 आएगा, ये हमने 9th क्लास में डिस्कस किया था। इसके बाद भैया हमारा नियॉन है, नियॉन को हम ब्रेक करेंगे तो 2 8 में ब्रेक करते हैं।
फिर आर्गन में आता है हमारा तो उसे 288 हम सभी जानते हैं, मैक्सिमम 8 ही आ पाते हैं, ठीक है। हमने 9th क्लास में देखा था कि मैक्सिमम 8 आते हैं, लेकिन 11th में पढ़ोगे तो थोड़ा सा रूल चेंज हो जाता है। फिर हमारा क्रिप्टन आ गया, तो याद रखिएगा 2 8 18 8। तो याद रखिएगा जो आउटर मोस्ट शेल में है सभी में भैया 8 आ रहा है, यानी अगर आपके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है तो उसका मतलब है जो आपका आउटर मोस्ट शेल का जो स्ट्रक्चर है, यानी जो अंदर एटम का जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी स्टेबल है। जब आपका स्टेबल होता है तो कोई भी रिएक्शन नहीं होती है, याद रखिएगा। तो बस यहाँ पे यही चीज़ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे यही चीज़ प्रूव करी है इस टेबल से कि जो आपके नोबल गैस होती हैं, यानी जो इनर्ट गैस होती हैं, उनका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है, या हम ये बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन का जो अरेंजमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। स्टेबल कैसे होता है? क्योंकि जो उनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सभी में क्या है, पूरी तरीके से फिल हैं, यानी 888 हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ याद रखिएगा। अच्छा भैया आगे आते हैं, और तो कुछ बताने वाली बात नहीं है आपको। तो याद रखिएगा जितनी भी नोबल गैस है उनके सभी में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो 8 होते हैं। पहले वाले में 8 नहीं हो सकते, मजबूरी है। क्यों मजबूरी है? क्योंकि भैया हीलियम में 2 ही हैं, तो 2 ही हैं तो उसका मतलब है हमारा 2 ही है। लेकिन बस ये चीज़ याद रखिएगा क्योंकि इसमें 2 ही आ सकते हैं, इसलिए ये भी हमारा शेल क्या है, फिल है, ये जो 2 वाला है। तो के शेल में बस 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं मैक्सिमम, ये हमने 9th क्लास में डिस्कस किया था कितने आते हैं हर शेल में। तो बस यहाँ पे यही है, याद रखिएगा ये एक्सेप्शन था कि ओनली 1 इनर्ट गैस, यानी सिर्फ इकलौती इनर्ट गैस है हीलियम, जिसमें बस 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में। बाकी सभी में याद रखिएगा 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब सभी में 8 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब है जो उनका स्ट्रक्चर है अंदर वाला वो बहुत ज़्यादा स्टेबल है। अच्छा बस, और आपको कुछ बताने वाली बात नहीं है। अच्छा आगे आते हैं, और यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं, एक मिनट देख लेते हैं आप। द यूजुअल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर साफ साफ बोलना चाह रहा है, द यूजुअल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम ऑफ ए नोबल गैस इज 8। यानी याद रखिएगा जो नोबल गैस होते हैं उनका जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, 8 होते हैं। एक्सेप्शन हमारा क्या है, हीलियम है। बस और कुछ नहीं बताना आपको मुझे। यानी बेसिकली हम ये बोल सकते हैं उनका जो पेट भरा हुआ है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, जो एटम है, एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पूरी सफिशिएंट मात्रा में, इसलिए वो ना तो किसी से इलेक्ट्रॉन लेते, ना ही वो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते। सर मरकरी का एटॉमिक नंबर मुझे अभी याद नहीं है, अराउंड शायद 50 समथिंग कुछ होता होगा। ये कोई बच्चा ज़रा सर्च करके बताएंगे नेट पे कि मरकरी का कितना होता है? आराम से बताइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए यहाँ पे साफ साफ ये लिखा हुआ है कि भैया जो नोबल गैस होती हैं उनका जो एटम होता है वो कम्प्लीटली फिल्ड होता है आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो याद रखिएगा 80 होता है। चलिए बढ़िया, मैडम बता रही हैं तो महंगी जी याद रखिएगा करीब 80 होता है भैया। तो बस यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि भैया जो हमारी देसी भाषा में हम यहाँ से क्या समझ सकते हैं कि जो नोबल गैस हैं वो किसी भी रिएक्शन में पार्ट क्यों नहीं लेती हैं, क्योंकि जो भैया उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन का स्ट्रक्चर है वो पूरी तरीके से फिल है। अब ना उनके पास जगह है कुछ लेने की, ना ही भैया वो देने की कोई जगह है। तो याद रखिएगा, यानी बेसिकली जो उनका स्ट्रक्चर है वो पूरी तरीके से फिल है, पूरी तरीके से फुलफिल्ड है, एक तरीके से हम कह सकते हैं, संतुष्ट है अपनी ज़िंदगी से। बस आगे आपको कुछ बताने वाली बात ही नहीं है। अब एक चीज़ याद रखिएगा, मैं यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ कि जब इनका जो है स्ट्रक्चर है, ये जो है अभी हमने देखा था इलेक्ट्रॉन का स्ट्रक्चर, ये पूरी तरीके से 8-8 है, यानी पूरी तरीके से ये सभी सेटिस्फाई हैं। तो बेसिकली बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी क्या चाहते हैं, वो भी अपने आप को फिल करना चाहते हैं, किस जैसा, नोबल गैस जैसा। अब जैसे सोडियम है, सोडियम हमारा Na है, उसका 11 होता है। तो भैया इसे हम ब्रेक करें तो क्या होगा, ये 2,8,1 आएगा। तो नॉर्मल सी बात है, देखो 2,8 तक तो सही चल रहा है, इस 1 ने खेल खराब कर दिया। तो भैया 2,8 किसका था भैया, नियॉन का था, तो इससे मैच कर रहा है। तो बेसिकली सोडियम क्या करेगा, वो अपने एक इलेक्ट्रॉन को दे देगा कि भैया मुझे ये नहीं चाहिए, ये मेरे लिए टाइम वेस्ट कर रहा है, एक तरीके से बेकार है। तो उसे चाहिए अपना फिल करना पूरी तरीके से, कैसा, नोबल गैस जैसा स्ट्रक्चर फिल करना। तो जब जनरल सी बात है ये एक इलेक्ट्रॉन दे देता है तो इस कारण क्या होता है, इसकी रिएक्शन हो जाती है, ठीक है। भाई ये इलेक्ट्रॉन ना देते ना लेते तो नॉर्मल सी बात है, इनकी कोई रिएक्शन नहीं होती। रिएक्शन तभी होती है जब कोई देता है तो दूसरा लेता है, या फिर दोनों शेयर करते हैं, तब रिएक्शन होती है। बट नोबल गैस जो होती है ना लेती किसी से ना देती इलेक्ट्रॉन, तो नॉर्मल सी बात है, इसीलिए इनकी रिएक्शन नहीं होती है,
क्यों नहीं होती भैया, क्यों नहीं लेते? क्योंकि भैया जो उनका आउटर मोस्ट शेल है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पूरी तरीके से फिल हैं, तो उनके पास ना जगह है लेने की ना देने की। नहीं मैडम, नोबल गैस कुछ शेयर पर कुछ नहीं करती हैं शीतल जी, वो बिल्कुल शांत रहती हैं, बिल्कुल यही तरीके से आप बोल लीजिए पूरी तरीके से भगवान है ये। मतलब आपके जो इलेक्ट्रॉन्स जो एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स के भगवान एक तरीके से, जो पूरी तरीके से सेटिस्फाई हैं, ठीक है, वो किसी से रिएक्ट नहीं करते, बिल्कुल फ्री हैं। और बाकी सभी जो है वो इन्हीं की नकल करते हैं, ठीक है, इन्हीं की नकल करते हैं बनने की। जैसे सोडियम भी हमारे नियोन का नकल कर रहा है कि वो नियोन जैसा बन जाए। वो कैसे बन जाएगा? नॉर्मल सी बात है, अगर अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा वो, तब वो नियोन जैसा बन जाएगा। तो जितने भी बाकी सभी एलिमेंट है वो इसी जैसी नकल करते हैं। किन की नकल करते हैं? आपकी नोबल गैस की नकल करते हैं, ठीक है। और कोई दिक्कत हो आप बताना। अच्छा, कौन मुझे बताएगा ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? हाँ सर, दुनिया में कोई सेटिस्फाई तो कोई नहीं। हाँ चलिए, शैलजा जी बता रही है 8 है। अब नॉर्मल सी बात है, चलिए मैडम बता रही है 8 है एटॉमिक नंबर, तो 8 को हम ब्रेक कर लेते हैं 2,6, ठीक है। अब नॉर्मल सी बात है, इसे भी भैया नोबल गैस जैसा फिल करना है। अब नोबल गैस जैसा भैया कब फिल होगा? नॉर्मल सी बात है, जब 6 है ये 8 बनेगा, यानी इसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए बेचारे को, तो इसीलिए ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तब इसका 2,8 बनता है। 2,8 यानी नियोन जैसा बनता है। तो ये भी जो है ऑक्सीजन, वो भी नकल कर रही है नियोन का बनने जैसी, नियोन चाहती वो भी नियोन जैसा बन जाए। तो याद रखिएगा, बाकी जितने भी एलिमेंट हैं वो सभी नोबल गैस की नकल करते हैं, ताकि वो नोबल गैस जैसा बनना चाहते हैं, अपने आउटर मोस्ट शेल को फिल करना चाहते हैं, यानी अपने आप को सेटिस्फाई करना चाहते हैं, संतुष्ट होना चाहते हैं, देसी भाषा में हम बोल लीजिए। अच्छा मैडम, इनर्ट गैस का यूज़ कहाँ होता है? एक्चुअली मैडम इनर्ट गैस पहले तो बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती हैं, ठीक है। तो इनर्ट गैस का यूज़ अभी हम आगे देख लेंगे कहाँ का यूज़ होता है, चिंता ना करें। तो इनर्ट गैस हमारे इन्वायरमेंट में बहुत ही ना के बराबर है, तो इसलिए कहाँ पे आ गए हम यहाँ पे आ गए थे ओनली। चलिए बस यहाँ पे बताना चाह रहे हैं। अभी आपको मैंने बता दिया, जितने भी बाकी जितने भी एलिमेंट हैं वो सभी क्या है, हमारे नोबल गैस जैसी नकल करना चाहते हैं, यानी नोबल गैस जैसा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना चाहते हैं, हम ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यही बोलना चाह रहे हैं कि जो एटम्स होते हैं उनके अंदर जो एटम्स होते हैं वो कंबाइन होते हैं दूसरे एटम से, ठीक है, ताकि वो क्या कर लें, वो भैया इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट, यानी जो इनर्ट गैस, जो हमारे इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट था उस जैसा करना चाहते हैं बाकी जितने भी हैं, और अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था। चलिए, जैसे मैडम ने बता दिया, शैलजा जी ने बल्ब है, बैलून्स हैं। हाँ मैडम, आर्गन। हाँ मैडम, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आगे क्या बोलना चाह रहा है? एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड टू अचीव स्टेबिलिटी एक्वायरिंग द इनर्ट गैस। बस वही बोलना चाह रहा है कि जितने भी बाकी सभी एटम्स हैं वो केमिकल बॉन्ड्स बनाते हैं ताकि वो इनर्ट गैस जैसा स्ट्रक्चर अपना कर लें। अच्छा, तो भैया यहाँ पे हमारे पास क्या है? पहला हमारे पास बाई लूजिंग। अब भैया ये रिएक्शन होती कैसे है, कैसे अपने आप का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन या हमारे नोबल गैस का जो अरेंजमेंट है वो कैसे होता है बराबर और बाकी एलिमेंट में? तो भैया या तो ऐसा हो सकता है अपने अंदर इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दे, जैसे कि अभी को सोडियम का बताया था मैंने, यानी 281, तो यानी अपना इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दे तो भैया आपका नोबल गैस जैसा अरेंजमेंट हो जाएगा। या भैया इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, जैसा भी आपने देखा था ऑक्सीजन का 2,6, तो इसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए चाहिए ताकि 8 हो जाए, तो यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है गेन कर ले इलेक्ट्रॉन को। या फिर भैया इलेक्ट्रॉन को शेयर कर ले। शेयर कैसे करेगा, हम इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। तो भैया 3 टाइप से आपकी बेसिकली इलेक्ट्रॉन का होता है शेयरिंग, ट्रांसफ़र, जिससे हमारी क्या होती है, रिएक्शन होती है, और हमारा जो नोबल गैस का स्ट्रक्चर है बनता है बाकी सभी एलिमेंट में। तो याद रखिएगा, या तो इलेक्ट्रॉन को ले करके या दे करके या फिर शेयर करके बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो नोबल गैस जैसा स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं। तो याद रखिएगा, तो सभी लोग जो है नोबल गैस की नकल कर रहे हैं। अच्छा, आगे कोई डाउट हो तो पूछ लेना। अच्छा भैया, अब हमारे पास आइंस हैं और कुछ बताने वाली बात नहीं है आपको। अच्छा, बस यहाँ पे ये याद रखिएगा कि भैया जो आउटर मोस्ट शेल होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, वैलेंस शेल बोलते हैं, ठीक है। और जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। वैलेंसी नहीं बोलते, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं।
ये हमने 9th क्लास में डिस्कस किया था, आपको पता भी होगा। अच्छा, अब देखते हैं इसमें भैया क्या क्या होता है। तो आउटर मोस्ट जो आपका इलेक्ट्रॉन शेल है उसे याद रखिएगा वैलेंस शेल, और जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसे हम क्या बोलेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। अब भैया आयंस क्या होते हैं आप सभी जानते हो, इसमें बताने वाली मुझे बात नहीं है। यानी भैया जो भी आपका चार्ज्ड एटम होता है, यानी आयन क्या होता है, कोई भी भैया चार्ज्ड एटम हो उसे हम क्या बोलते हैं, आयन बोलते हैं। जैसे कि भैया सोडियम आयन Na+ है, मैग्नीशियम आयन है, कैल्शियम आयन है, ठीक है, ऑक्साइड आयन है। बस भैया आयन बनता कब है हम सभी जानते हैं, या तो उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल जाए या भैया उसके अंदर इलेक्ट्रॉन आ जाए, तब हमारा क्या बनता है, आयन बनता है। और भैया आयन के अंदर याद रखिएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जो होते हैं बराबर होते हैं, यानी नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज बराबर होता है तो एक दूसरे को कैंसिल कर देता है। लेकिन जो आयन होता है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक है, ये आप सभी जानते हो। मैडम ऑक्टेट का मतलब कुछ नहीं है, ऑक्टेट का मतलब वही है कि आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, देखो मैडम यहाँ कहीं लिखा था। ऑक्टेट का मतलब होता है बेसिकली आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, कहाँ है, ये रहा मैडम, टू हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स। मैडम अगर आपके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है तो उसे हम क्या बोलते हैं, नोन एज ऑक्टेट, यहाँ पे बोला है, ठीक है। अगर आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसे हम डुप्लेट बोलते हैं मैडम। ये ऑक्टेट का मतलब है 8 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्टेट का बेसिकली 8 है तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। और कोई दिक्कत हो आप बता दीजिएगा। अच्छा मैडम, अच्छा मैडम बता रही हैं, अच्छा मैडम बहुत बढ़िया वाली बात है, चलिए। हाँ तो मैडम यही था, अब आपको इसमें कुछ बताने वाली बात नहीं है। तो पहले ही आप सभी जानते हो ये पॉजिटिवली चार्ज आयन होती हैं, ठीक है। पॉजिटिवली चार्ज आयन को हम क्या बोलते हैं भैया, कैटाइन बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि सोडियम है, मैग्नीशियम है, ये सभी कैटाइंस हैं। कैटाइंस बनती कैसे हैं हम सभी जानते हैं, अगर नॉर्मल एटम में, न्यूट्रल एटम में से इलेक्ट्रॉन निकल जाए, यहाँ माइनस इसीलिए लगाया हुआ है कि अगर इलेक्ट्रॉन माइनस हो जाए, निकल जाए बाहर, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, कैटाइन बोल देते हैं, ठीक है। अब भाई नॉर्मल सी बात है, जब इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं तो नॉर्मल सी बात है इसमें जो है प्रोटॉन ज़्यादा होंगे तभी पॉजिटिव चार्ज आ गया है, ठीक है, ये चीज़। तो कैटाइन में क्या होता है भाई, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कम होते हैं, ठीक है, देन ए नॉर्मल एटम, क्योंकि नॉर्मल सी बात है इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए हैं तो हमारे पास जो एटम्स इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कम मात्रा में होंगे। बस और कुछ बताने वाली बात ही नहीं है। तो यहाँ साफ साफ फिर से वही चीज़ को रिपीट कर रहा है कि जो कैटाइन में भैया जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कम होते हैं कंपैरिजन टू प्रोटॉन्स के, ठीक है। अच्छा इसमें याद रखिएगा दो आयन जो होती हैं वो हमारी नॉन मेटल में आती हैं, कि ओनली हाइड्रोजन आयन, याद रखिएगा एक ये था, और एक अमोनियम आयन, ठीक है। ये भी भैया हमारी कैटाइंस बनाते हैं नॉन मेटल होने के बावजूद भी, ठीक है। तो याद रखिएगा कौन आपसे पूछ सकते हैं कि नॉन मेटल कौन है जो कि भैया हमारे कैटाइंस बनाते हैं, तो बता देना H+ आयन है हमारा, दूसरा है भैया अमोनियम आयन NH4 आयन, अमोनिया नहीं है ये, अमोनियम है, थोड़ा सा डिफरेंस है। इसके बाद हमारे पास क्या है, एनाइन हो गया, ठीक है। एनाइन को हम सभी जानते हैं, जो नेगेटिवली चार्ज्ड आयन होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, एनाइन बोलते हैं। ये एनाइन बनती कैसे है, जनरल सी बात है, ये अपने अंदर जो है इलेक्ट्रॉन को गेन करती हैं, तभी देखिए प्लस लगा हुआ है, प्लस यानी नॉर्मल एटम में अगर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो नॉर्मल सी बात है वो क्या बनाएगा, एनाइन बनाएगा। ये हम सभी जानते हैं क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है। नेगेटिवली चार्ज क्यों है, तो नॉर्मल सी बात है क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे प्रोटॉन से, तो नेगेटिवली चार्ज ज़्यादा हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज, तो इसलिए माइनस है यहाँ पे, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो पूछ लेना। अच्छा बस और आपको यहाँ बताने वाली बात नहीं है। और यहाँ पे फिर से ये बोलना चाह रहे हैं कि जो एनाइन है उनमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है प्रोटॉन से, ये आप सभी जानते हो। अच्छा और कुछ बताने वाली आपको बात नहीं है। अब क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि भैया ये बनते कैसे हैं, आपके पॉजिटिव आइंस और कैटाइंस हमारी बनते कैसे हैं, तो उसके बारे में यहाँ बोला गया है कि अगर आपके आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन जो है एटम लूज़ कर देता है, 3 से ज़्यादा नहीं कर पाता, याद रखना 1, 2 या 3। अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो लूज़ कर देगा, जैसे सोडियम है, मैग्नीशियम में आउटर मोस्ट शेल में 2 होते हैं तो 2 रिमूव कर देता है, एल्युमिनियम में 3 होते हैं तो वो तीनों रिमूव कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे यही बोला गया है 1, 2, 3 जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं, तब हमारे पास क्या बनता है, पॉजिटिव आयन बनती है, ठीक है।
याद रखिएगा, अगर कोई इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं तब भैया रिमूव नहीं हो सकते आउटर मोस्ट शेल से। बस और कुछ बताने वाली बात नहीं है। और याद रखिएगा जितने भी मेटल्स होते हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में बस 1, 2 और 3 होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते हैं। याद रखना 1, 2 और 3 होते हैं बस। तो यहाँ पे यही बोलना चाह रहे हैं कि जितने भी मेटल्स होते हैं वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं, क्योंकि जो उनके आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन हो पाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो पाते। इसलिए जितने भी मेटल्स हैं वो सभी जो हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करते हैं और उनके पास हमेशा पॉजिटिव चार्ज आता है। अगर 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे तो 1 पॉजिटिव चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे तो 2 पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे तो 3 पॉजिटिव चार्ज। इसमें आपको कुछ बताने वाली बात नहीं है। जैसे देखिएगा यहाँ पे सोडियम आयन हमारी कैसे बनी है। सोडियम एटम भैया हम सभी जानते हैं उसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, यानी उसमें 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं न्यूट्रल में। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें 281 हो गया। ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये भैया माइनस करके इसने बाहर निकाल दिया, तो भैया हमारे पास क्या हो गया 28 हो गया, और ये हमारा क्या बन गया सोडियम आयन बन गया। तो इसने क्या किया है बेसिकली 1 इलेक्ट्रॉन निकाला है, तो भैया 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, हम 1 लिखते नहीं है, कॉमन सेंस वाली बात है, +1 का मतलब यही है। इसके बाद आगे आते हैं। इसके बाद हमारे पास क्या है ज़रा यहाँ पे देख सकते हैं आप। जैसे भैया ये हमारे पास सोडियम का स्ट्रक्चर है, आउटर मोस्ट शेल में देखिएगा बस ये वाला 1 इलेक्ट्रॉन है, तो बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन इसने बाहर निकाल दिया, माइनस कर दिया, तो देखिए बस 2 ही शेल इस पर रह गए हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 2 शेल रह गए हैं बस। अब इसका ये जो पूरा शेल आउटर मोस्ट शेल कम्प्लीटली फिल हो गया है, यानी इसने जो है नोबेल गैस वाला अरेंजमेंट ले लिया है, ठीक है। बस और कुछ बताने वाली आपको बात नहीं है। इसके बाद भैया आगे देखते हैं आगे कौन सा है यहाँ पे हमारे पास। ऐसे भैया हमारा पोटेशियम भी होता है, पोटेशियम में भैया क्या होता है उसमें 19 होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है 19 को जो आप ब्रेक करोगे तो क्या आएगा 2881 आएगा, ठीक है। अब नॉर्मल सी बात है ये जो 1 आ रहा है इसको ये रिमूव कर देगा पोटेशियम, और ये स्ट्रक्चर ले लेगा भैया 288। आउटर मोस्ट शेल में देखो 8 आ गया, तो नोबेल गैस वाला अरेंजमेंट आ गया, तो ये भी कम्प्लीटली सेटिस्फाई हो गया, यानी सभी जो है नोबेल गैस का अरेंजमेंट की नकल कर रहे हैं। ऐसे भैया हमारे पास क्या है लिथियम है, लिथियम हमारा 3 होता है, उसका ब्रेक कीजिए 2,1, तो भैया ये जो 1 है वो अपने आप को बाहर निकाल देगा, तो क्या बचेगा 2 बचेगा। और लिथियम को भैया बैटरी में यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है। अब मयंक जी बोल रहे हैं सर जी अगर ऑक्सीजन नोबेल गैस बन गई तो क्या हम रेस्पिरेशन में उसे, नहीं भैया तब उसे रेस्पिरेशन में यूज़ नहीं कर पाओगे हीरो, क्योंकि नॉर्मल सी बात है जब वो नोबेल गैस बन जाएगी तो क्या कहते हैं वो आपके हीमोग्लोबिन से रिएक्ट ही नहीं करेगी, ठीक है, तो हीमोग्लोबिन उसे चिपका नहीं पाएगा अपने साथ, ठीक है। जब हीमोग्लोबिन उसके साथ चिपका नहीं पाएगा तो फिर ऑक्सीजन जो है सेल के अंदर कैसे पहुंचेगी ढंग से, ये बताओ, आप समझ रहे हो भावनाओं को। तो इसलिए ऑक्सीजन का रिएक्टिव होना ज़रूरी है। अच्छा भैया और क्या था यहाँ पे। इसके बाद हमारे पास है मैग्नीशियम, और कोई दिक्कत तो पूछ लेना मैंग जी, क्योंकि जनरल सी बात है वो किसी से रिएक्ट ही नहीं करेगी, तो रिएक्ट ही नहीं करेगी तो भैया ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी नहीं होगी आपके अंदर, ठीक है, सेल के अंदर, तो नॉर्मल सी बात है फिर उस ऑक्सीजन का, जब ऑक्सीजन की रिएक्शन नहीं होगी तो खाने से एनर्जी नहीं बनेगी, तो हम सभी स्वर्गवासी हो जाएंगे। और कोई दिक्कत तो बताना ही रहो। मैग्नीशियम भैया 12 होता है, ब्रेक करो 282, ठीक है, 282 है, नॉर्मल सी बात है, यहाँ पे 2 आ रहे हैं इसके पास फालतू के, तो ये अपना इसने 2 माइनस कर दिया, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन माइनस कर दिए, तो क्या हो गया Mg2+ हो गया, यानी हमारा क्या हो गया 28 हो गया, ठीक है बस। यानी इसने भैया हमारे नोबेल गैस की नकल कर ले। इसने भैया 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला है, तो याद रखिएगा 2+ आएगा, तो यहाँ पे आपको 2+ लिखना होगा ये वाला, ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगर 3 होता तो 3+ लिखते हैं। मैंग जी क्या कह रहे हैं भैया, अभी चेक करता हूँ हीरो, एक मिनट रुक जाओ बस। ये जो कैल्शियम है, कैल्शियम भैया हमारा क्या है 20 है, ठीक है, तो 20 को आप ब्रेक कर लो 282, ठीक है, आउटर मोस्ट शेल में 2 आ रहे हैं तो 2 इसे निकालना है बाहर, तो क्या हो जाएगा 288 हो जाएगा, और 2 इसने बाहर निकाले हैं इसलिए इस पर क्या आया है 2+ आया है, ठीक है, याद रखिएगा। बहुत ही सिंपल पॉइंट है, कोई भी डाउट हो बताना। अभी हम पॉजिटिव आइंस को बनाना सीख रहे हैं, इसके बाद हम नेगेटिव आइन को बनाना सीखेंगे। एल्युमिनियम मैंने आपको पहले ही बताया था वो 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता है अपने अंदर से, तो देखिए 13 है, 13 को ब्रेक कर दीजिए 283 हो गया, यहाँ पे हमारे पास ये 3 है एक्स्ट्रा,
तो 3 को वो अपने अंदर से माइनस कर रहा है, -3 इलेक्ट्रॉन, तो नॉर्मल सी बात है इसे +3 चार्ज आ गया है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। और इसने भी देखिए नोबेल गैस का स्ट्रक्चर ले लिया, 2 8 हमारा आ रहा है। सभी जो है नोबेल गैस का नकल करना चाह रहे हैं, क्योंकि भैया एंड में अगर 8 आ जाता है तो उसका मतलब है उनका जो स्ट्रक्चर है वो पूरे तरीके से स्टेबल हो गया है, वो किसी से रिएक्ट नहीं करेंगे। हाँ भैया अभी बता रहा हूँ मैं आपको हीरो। हाँ बताओ क्या कह रहे हो। सर एक इलेक्ट्रॉन को गेन या लूज़ करने में कितनी एनर्जी यूज़ होती है, ये सब तो 9th में पढ़ाया था। हाँ भैया 9th में पढ़ाया था भैया। कितनी एनर्जी यूज़ होती है कितनी नहीं होती इसके बारे में कौन बताएगा भैया, क्योंकि इसके बारे में आप अभी आगे डिस्कस करेंगे जब आप 12th क्लास में आएंगे, कितनी एनर्जी यूज़ होती है, क्योंकि काफ़ी सारे नए नए फार्मूले आएंगे, तब हम इस बारे में डिस्कस करेंगे, चिंता ना करो। अच्छा आगे आते हैं भैया। भैया यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एटम में, भैया वो याद रखिएगा, हम भैया पॉइंट डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। आपका इसको सिंबल है, बस यहाँ पे क्या है दिखा दो, मैं समझा देता हूँ आपको। देखो जैसे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, जैसे हमारा सोडियम सिंबल है, ये इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, हम सभी जानते हैं 281 होता है। आउटर मोस्ट शेल में देखो कितने हैं, 1 है, तो यहाँ पे 1 लगा दिया। तो भैया जो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, ठीक है, उतने ही यहाँ पे डॉट लगा दिए जाते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अगर आपसे कहा जाता है कि सोडियम का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाए तो ये वाला बनाइएगा, ठीक है। तो Na और एक डॉट, और आपसे इसकी आयन पूछी जाए तो नॉर्मल सी बात है, एक डॉट को हटा दीजिए तो भैया पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, 1 पॉजिटिव चार्ज। इसी तरीके से देखो मैग्नीशियम है, जैसे हमारे पास है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हमारे पास क्या है, ये 2 है, ठीक है, 12 होता है। तो उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो नॉर्मल सी बात है, 2 रिमूव करेगा तो यहाँ 2 बिंदी आएंगी, देखिएगा साइड में लगी हुई है, और इसकी आयंस की कहा जाए तो 2+ हो गया, ठीक है। ऐसे हमारे पास पोटेशियम है, पोटेशियम में 1 होता है, ठीक है। या फिर एल्युमिनियम ले लो, 3 है, तो यहाँ पे आपको 3 बिंदी लगानी होंगी, यहाँ पे लगा हुआ है देख सकते हैं आप, ठीक है। एक साइड में लगा देना, 2 बगल में लगा देना। तो ये इसका क्या है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, ये आप सभी आगे बनवाऊंगा मैं, याद रखना। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से बनाया जाता है। ऐसे भैया हमारे पास कैल्शियम है, इसके पास आउटर मोस्ट शेल में 2 हैं, तो नॉर्मल सी बात है 2 बिंदी आ रही हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, तो आगे इसका यूज़ होगा, कोई भी डाउट हो पूछ लेना। इसके बाद भैया हमारे पास क्या है, आपका नेगेटिव आयन बनाना। भैया नेगेटिव आयन कब बनती हैं, याद रखिएगा, अगर 5 6 और 7 है तो ये बेचारे, एक मिनट भैया। और वितान जी क्या हाल चाल है भैया, ठीक हो, कोई भी परेशानी हो पूछ लेना हीरो। अच्छा हीरो, हाँ भैया हम कहाँ पहुँच गए थे, हम यहाँ पहुँच गए थे कि नेगेटिव आयन भैया कब बनती हैं, जब भैया इलेक्ट्रॉन्स को अंदर लिया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन्स को अंदर कब लेते हैं, जब आपके आउटर मोस्ट शेल में 5 हो, 6 हो या 7 हो। याद रखिएगा जब 4 होता है आउटर मोस्ट शेल में, तब भैया शेयरिंग होती है, क्योंकि वो ना तो ले पाता बेचारा ना ही दे पाता, जैसे कार्बन है। चलिए भविष्य वितान जी बढ़िया है, बहुत बढ़िया हीरो। जैसे भैया हमारे पास कार्बन है, कार्बन का भी एटॉमिक नंबर कौन बताएगा आप में से, किसी को बताओ। वितान जी बेटा वीडियो देख लेते हो आप जो मैं देता हूँ वहाँ पे, चलो ये गए। कार्बन का एटॉमिक नंबर कौन होता है, कितना होता है भाई बताओ, वरना फिर मैं लिखूं। आराम से बताइए कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है भैया, किसी को पता है। और वेतान जी बेटा वीडियो देख लेते हो, कोई भी डाउट हो बताना। अच्छा भैया मैडम बता रही हैं 6, चलिए बच्चे इतना स्लोली क्यों बताते हैं भैया, 6 होता है। 6 को हम भैया लिख सकते हैं 2,4। तो भैया जो कार्बन होता है नॉर्मल सी बात है 4 इलेक्ट्रॉन ना तो दे पाता ये ना ही ले पाता, तो बेचारा ये शेयर करता है बाकी 4 किसी और से, तब इसके पास 8 हो पाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो अगर 1 है, 2 है और 3 है, ठीक है, जब 1 2 3 होता है तो इलेक्ट्रॉन दे दिए जाते हैं बाहर। जब 5 6 और 7 जब होता है तो भैया इलेक्ट्रॉन ले लिए जाते हैं, ठीक है। 4 में भैया हमेशा याद रखना शेयरिंग होती है, ये जो बीच का है, ठीक है। तो याद रखिएगा अगर आपके आउटर मोस्ट शेयर में 5 6 और 7 है तभी आपके अंदर इलेक्ट्रॉन लिए जाते हैं, ठीक है। जब नॉर्मल सी बात है, जब 5 है तो कितने इलेक्ट्रॉन लेगा, वो 3 इलेक्ट्रॉन लेगा 8 बनाने के लिए। 6 है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। 7 है तो 1 इलेक्ट्रॉन लेगा 8 बनाने के लिए, क्योंकि उसे 8 बनाने हैं अपने अंदर, ठीक है, तो याद रखिएगा।
4 पर वहाँ पे शेयरिंग होती है, ना लिया जाता ना दिया जाता। तो बस आपको यही बताया गया है कि इसमें क्या है भैया, आप जब इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं तो आपके एनाइन बनते हैं, ठीक है, यानी नेगेटिव आइंस बनते हैं। अच्छा भैया इसका देख लेते हो। जैसे भैया हमारे पास क्या है, क्लोरीन है, ठीक है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर हम सभी जानते हैं 17 होता है। अब देखिए उसका एटॉमिक कन्फिग्रेशन कीजिए भैया, इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन कह लीजिए आप। तो भैया यहाँ पे हमारा हो गया 287, ठीक है। अब नॉर्मल सी बात है, इसे 8 बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो हमने यहाँ पे प्लस लगाया, माइनस नहीं किया है, प्लस इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास क्या हो गया 288, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आया है। तो अब हम -1 करें तो अच्छा नहीं लगता, माइनस लिख दिया गया है, ठीक है। कॉमन सेंस वाली बात है कि माइनस है, इसका मतलब एक नेगेटिव चार्ज है। तो बस आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। और उनके पास 288 आ गया, यानी भैया इनकी नोबेल गैस से इन्होंने नकल कर ली, ठीक है। और कोई भी डाउट हो पूछ लेना। इसके बाद भैया हमारे पास क्या है, देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, क्लोरीन जो आउटर मोस्ट शेल है, यहाँ पे भैया 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, आप चेक कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। तो इसके पास यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ पे चिपक गया ये वाला, ठीक है, और उसकी पूरा शेल फेल हो गया। अब क्लोरीन भी हमारा पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो गया है, ठीक है। इस तरीके से हर चीज़ सेटिस्फाई होती है। ऐसे भैया आपका क्या होता है, फ्लोरीन होता है, ठीक है, फ्लोराइड आयन जिसे हम बोलते हैं, फ्लोरीन का फ्लोराइड आयन बन जाता है। एटॉमिक नंबर 9 होता है। तो नॉर्मल सी बात है, इसे भी एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो हमारा ऊपर जैसा डायग्राम बन जाएगा। और कोई बताने वाली बात ही नहीं है आपको। ऐसे भैया हमारा ब्रोमीन है और आयोडीन है, इनमें भी भैया एक एक ही चाहिए होता है। इसके बाद हम भैया ऑक्सीजन पे आ जाते हैं। ऑक्सीजन का हमने पहले कर लिया था। इसका क्या होता है 2,6, ठीक है। अब नॉर्मल सी बात है, 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है इसे, तो +2 कर दिया है, +2 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर 2 जो है नेगेटिव चार्ज आ गया है। 2 नेगेटिव चार्ज क्यों आया, क्योंकि इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो पहले 2 6 था, अब देखिए 2 8 हो गया है, ठीक है। अब इसका नोबेल गैस जैसा स्ट्रक्चर हो गया है। और यहाँ पे ऐसी हमारा सल्फर है, सल्फर का सल्फाइड आयन बनता है, तो वो भी 2 इलेक्ट्रॉन अपने अंदर लेता है, तो 2- लगा हुआ है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, सल्फर का जो है नंबर 16 होता है, जब उसके अंदर 2 आ जाते हैं तो क्या हो जाता है 288, यानी 18 हो जाता है, 288, ठीक है। और आपको यहाँ बताने वाली बात नहीं है। जैसे आप आ जाते हैं हमारे नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन का हमारा 7 होता है, इसे ब्रेक कीजिए 2,5, ठीक है। नॉर्मल सी बात है, इसे 8 बनाने के लिए 3 और चाहिए, क्योंकि 5 + 3 8 होते हैं। तो इसमें भैया 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो हमारे पास ये क्या बन जाता है, नाइट्राइड आयन बन जाता है, ठीक है। हमारा क्या हो गया नाइट्राइड आयन। याद रखिएगा ये ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, हम आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में, ठीक है। और भैया यहाँ पे आपको कुछ बताने वाली बात नहीं है मुझे। ऐसे भैया अगला है फॉस्फोरस, याद रखना। फॉस्फोरस भैया उसका 15 होता है, याद रखिएगा, यानी 285, इसका मतलब है ये भी 3 लेगा, तो इसलिए भैया पी पर भी 3 चढ़ा है, यहाँ पे 3- 3 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, ठीक है। और कोई दिक्कत तो बताना, ठीक है। अब इसका जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा डिफरेंट था, जैसे मैंने आपको बताया था। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ज़रा देखो आप, फ्लोरीन है, फ्लोरीन के भैया नॉर्मल सी बात है, हमारे पास क्या होता है 9 होता है, एटॉमिक नंबर 2,7 करें, तो देखिए आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 है, ठीक है। तो भैया आप इस तरीके से बनाइएगा, एक बिंदी और 2 2 इस तरीके से आप बनाइएगा, तो टोटल आपके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हमारा 7 हो गया इस तरीके से। वहाँ पे 1 2 था, और जो आयन फॉर्म होगा वो देखिएगा इस तरीके से बन रहा है, आप देखिएगा यहाँ पे पूरा एरो बनाया गया है, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे फिल किए गए हैं, और यहाँ पे ये माइनस है, ठीक है। इस तरीके से आपका डायग्राम है। और आपका अगर मैं मेटल का एक बार आपको दोबारा दिखा देता हूँ, यहाँ पे आयन का डायग्राम देखना, और वहाँ पे मेटल का देखिएगा, कहाँ है भैया हमारा, 1 मिनट बस, देखिएगा यहाँ पे कोई वो ब्रैकेट नहीं आ रहा है, इस तरीके से आप देख रहे होंगे, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंट है हल्का सा। तो याद रखिएगा आयन का यहाँ पे इसका डायग्राम इस तरीके से है, नॉर्मल है, बस चार्ज लगा दिया गया है, लेकिन वहाँ पे उस पूरी तरीके से बनाया गया है। तो यहाँ पे हमारे पास कहाँ था, 1 मिनट, तो देख लेना यहाँ पे इस तरीके से बनाया गया, वहाँ पे सिर्फ ऐसे लिख दिया था सोडियम Na+, ठीक। तो यहाँ पे आपका इस तरीके से डायग्राम बना दिया गया है, फ्लोराइड आयन का पूरा डायग्राम है। बेसिकली फ्लोरीन है, फ्लोरीन में भैया आउटर मोस्ट शेल में 8 हो गए हैं पूरे, ठीक है, और एक माइनस चार्ज है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लिया गया है इसने, क्योंकि 7 थे, एक इलेक्ट्रॉन लेगा।
ऐसी भैया क्लोरीन है, क्लोरीन का भी आपको भैया 287 है, ठीक है। तो भैया यहाँ पे आपके 7 हो गए, ठीक है। यहाँ पे आपको डायग्राम इस तरीके से, क्योंकि भैया एक इलेक्ट्रॉन अपने अंदर लेगा, जब पूरा सेटिस्फाई हो गया तो हमने एक माइनस चार्ज लगा दिया इस तरीके से, ठीक है। भैया ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन के पास भैया 2,6 हैं, तो नॉर्मल सी बात है 6 थे, 2 और लेगा, 6 यहाँ लगे हुए हैं, 2 और लेगा, तो पूरे 8 हो गए। हमने 2 इस पर चार्ज लगा दिया, 2 माइनस, इस तरीके से आप कर दीजिएगा अगर आपके टीचर पूछते हैं तो। अच्छा आगे देखते हैं, आगे कोई है इसमें और देख लो एक आधा। सल्फ़र है 2886, आउटर मोस्ट शेल में 6 हैं, तो भैया 6 बिंदी तो आएंगी आएंगी, 2 बिंदी और लगा दीजिए, फिर आप 2 माइनस कर दीजिएगा इस तरीके से, ठीक है। मेटल में उन्होंने बस Mg लिख दिया था और 2 प्लस लिख दिया था पॉजिटिव आइन में, ऐसी कोई बिंदी नहीं लगाई थी यहाँ पर। ऐसे ही आपका नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन में भैया 5 थे, इसे 3 और चाहिए, 3 बिंदी लगाइए, 1 बिंदी यहाँ लगा दीजिएगा, 2 बिंदी नीचे लगा दीजिएगा इसके, और 3 माइनस कर दीजिएगा, तो ये हमारे पास पूरा आयन का स्ट्रक्चर बन जाएगा। अच्छा यहाँ तक कोई दिक्कत हो बताइएगा। इसके बाद भैया टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड हम कल डिस्कस कर लेंगे।